तो ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही है ना? तो हमने जो है लास्ट में जो है हमने स्टार्ट किया था चैप्टर अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एंड टैक्सेस। तो हमने जो है ना इसमें बेसिकली 3 बेसिक स्टेटमेंट्स थी जो कि वी वर डिस्कसिंग, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लोज। तो इसके दरमियान कोई डिफरेंस हमने भी डिस्कस किया था थोड़े से। पहले तो पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया था। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव जो है हमारे फाइनेंस के अंदर जो चीज़ हम वही स्टडी कर रहे हैं जो आपके अपने अकाउंटिंग में पढ़ी है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है अकाउंटिंग के अंदर। जो है जो मेजर जो आपका एम होता है वो डिस्क्लोजर होता है कि आप जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक जो है वो क्लोज करें, डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जबकि फाइनेंस के अंदर डिस्क्लोजर नहीं होता। फाइनेंस के अंदर जो आपके यूजर्स होते हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन वो आउटसाइडर्स से ज़्यादा इनसाइडर्स होता है, बल्कि आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो होते हैं। तो डिस्क्लोजर का इस वक्त इसमें नहीं होता। इसमें जो होता है वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो डिस्क्लोजर में हमारी लीगैलिटीज और बाउंडिंग्स होती हैं वो हम नहीं करते। तो हम प्योरली लॉजिक पे बात करते हैं। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बात की थी कि लॉजिकली वी विल बी स्टडीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो अफेक्ट है वो किस तरह पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पे डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? तो ये क्लियर है? हमने जो है डिस्कस की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो और थोड़ा तो उस सिलसिले में जो है हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट से क्या मालूम होता है, इनकम स्टेटमेंट से क्या। तो कोई एनीबॉडी कोई रिकैप करेगा उसको कि क्या हमने डिस्कस किया? जी बताइए। तो बैलेंस शीट जो होती है वो किसी भी पॉइंट पे जाके कंपनी का स्नैपशॉट होती है और इनकम स्टेटमेंट से हमें जो है कंपनी की इनकम और एक्सपेंस का पता चल रहा होता है, जबकि कैश फ्लो में हमें कैश का पता चल रहा होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कितना कैश जनरेट हुआ। इसके अलावा एट द पोजीशन हमारा कितना कैश हमारा इन हैंड पड़ा हुआ है। अच्छा चले पहले बात करते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। तो अपना बैलेंस शीट जो है कंपनी के बारे में बताती है, इनकम स्टेटमेंट परफॉर्मेंस। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स होते हैं वो रियल नहीं होते। इससे क्या मुराद है? सर नॉन रियल अकाउंट्स होते हैं, इसीलिए क्लोज हो जाते हैं और वो रियल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर होकर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो जितने भी अकाउंट्स होते हैं जैसे आपके सेल्स हो गए, एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गुड्स सोल्ड हो समरी। गए और रेवेन्यू, ये बेसिकली ये दो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं और ये अकाउंट रियल नहीं होते। इसकी वजह ये है कि ये वही अफेक्ट को देख रहे होते हैं जो कि बैलेंस शीट पे अफेक्ट आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, अब रेवेन्यू का जो अकाउंट है उसको सेल्स कहते हैं और बैलेंस शीट में उसका अफेक्ट कैश और रिसीवेबल्स के फॉर्म में आ रहा होता है। अकाउंट्स तो वही रिसीवेबल। चीज़ अकाउंट रिसीवेबल, तो वही चीज़ जो सेल्स में होती है वही रिसीवेबल में भी होता है। सपोज हम इसको क्लोज नहीं करते, कोई बंदा ये कहे कि भाई हम क्यों क्लोज करते हैं, हर अकाउंट को क्यों नहीं क्लोज करते, हम इनको क्यों क्लोज करते हैं? तो इसका सवाल का जवाब यही है कि रिसीवेबल्स जो है और कैश है उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ मालूम हो रही है जो सेल्स में मालूम हो रही है। तो अगर सेल्स को क्लोज नहीं करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो फिर सेल्स क्या है? तो सेल्स जो है वो रिकॉर्डिंग एंट्री है। बेसिकली वो एक साल के दौरान में, एक साल में क्लोज हो जाता है तो उस साल के दौरान का जो कैश और रिसीवेबल की जो पोजीशन है वो बता रही है। तो इन अ इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग। इसी तरह से एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसी तरह से एक्सपेंसेस है, इसी तरह से रेवेन्यूज है। ठीक है? तो वो परफॉर्मेंस बताते हैं। तो इसी वजह से इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स जहां भी हम यूज करते हैं
कोई भी अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसमें परफॉर्मेंस का हमेशा अमल दखल होता है। ये आप बेसिक चीज है। जैसे आपके रिटर्न ऑन ROE है, बेसिक अकाउंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंट यूज होता है उसमें, और बैलेंस शीट में कौन सा होता है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कहाँ आता है ROE में? ROE का फॉर्मूला क्या है? ROE कहते हैं नेट इनकम अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। तो नेट इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट है और इक्विटी जो है वो बैलेंस शीट अकाउंट है। तो अमूमन जो है जो रेशियोज होते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन, अक्सर जो है बहुत बहुत कम ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही उससे होते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। तो इसलिए जो है ना परफॉर्मेंस उसी वक्त पता चलती है कि व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू परफॉर्म। जैसे ROE क्या बताता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम ऑन इक्विटी। इक्विटी इज व्हाट यू हैव और नेट इनकम इज व्हाट यू गेन। बेसिकली इससे परसेंटेज मालूम होता है। सर यानी कि इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, इनकम डिवाइड बाय। तो ये इन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में ये फर्क है। फिर कैश फ्लोज और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है, और कौन सा ज्यादा बेहतर है डिसीजन मेकिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, तो बताएगा? कैश फ्लो सर ज्यादा बेहतर है। एक्चुअल कैश पोजीशन बता रहा होता है, फ्यूचर कैश फ्लो नहीं बता रहा होता, करंट इन हैंड कैश फ्लो बता रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन मेकिंग में जो है वो अच्छा पार्ट किरदार अदा कर सकते हैं। नहीं वो तो, कैश फ्लो लेकिन कैश फ्लो तो एक इनकम्प्लीट पिक्चर बताता है ना, इनकम स्टेटमेंट तो सर आई थिंक कैश फ्लो से ज्यादा अच्छा बैलेंस शीट से आपको व्यू मिल जाता है, डिसीजन मेकिंग में आपको कैश फ्लो हेल्प आउट करेगा ना कि करंट पोजीशन मैं क्या है बात कर रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट और कैश। इनकम स्टेटमेंट सर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में जो है वो एक्रूअल होती है सर। वो अप्रूवल क्या होती है? हाँ, क्या क्या कहा कुछ? सर मतलब इनकम हुई नहीं होती, लेकिन हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इस वजह से इनकम स्टेटमेंट बेहतर नहीं है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैश फ्लो को देख रहे होते हैं। अगर इनकम हुई है, रिकॉर्ड किया, तो इनकम कैसे होगी? सर तो मतलब नहीं कैश फ्लो में तो हम सर, लेकिन वो इसमें इनकम आप कह स्टेटमेंट। रहे हैं कि इनकम तो हो जाती है लेकिन उसका कैश रिसीव नहीं होता, जी 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 है ना। इनकम हो जाती है, उसका कैश रिसीव नहीं होता। तो अगर आपका कैश रिसीव ना हो तो क्या होगा? वो जो है वो क्या होगा? अपफ्रंट जो है वो इसको ये सब लीजिए, म्यूट कर दें सर। तो ये वजह है कि क्योंकि जो कैश फ्लोज होती हैं उसके अंदर कैश उस वक्त आता है जिस वक्त वो रिसीव हुआ होता है। इनकम के अंदर कैश उस वक्त आता है कि जिस वक्त वो अर्न किया गया होता है, रिगार्डलेस वो रिसीव हुआ या ना हुआ। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जिस वक्त रिसीव होता है उस वक्त का इम्पैक्ट ज़्यादा रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू जो है आपको शुरू में मिल जाए, और इम्पैक्ट आप शुरू में ले लें और रिसीव बाद में। इस वजह से जो है रियलिस्टिकली जो है कैश फ्लो और कैश फ्लो ही से हम फ्री कैश फ्लो बनाते हैं और उसी से जो है ना वो मॉडलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने जो है डिस्कस्ड अबाउट द बैलेंस शीट। तो हम थोड़ा सा ना इस बार समरली इसको डिस्कस करेंगे कि ये बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो होती है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसकी वैल्यू कैसे होती है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा होता है डिसीजन मेकिंग में। तो हमने ये बैलेंस शीट्स पहले हमने देखी थी, तो उसमें हमने कैश, इन्वेंट्रीज, और इसकी बेसिकली हम जो फोकस कर रहे थे इसमें वो ये कि वो उसकी जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होती है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कैश कैसे वैल्यू, वो कैश और रिसीवेबल तो मार्केट पे होती है, और ये आपके करंट एसेट कहलाते हैं। फिर एक होता है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स कैसे वैल्यू की जाती है? फिक्स एसेट की वैल्यूएशन कैसे होती है? कॉस्ट पे होती है, मार्केट वैल्यू पे होती है? सर बुक वैल्यू पे होगी ना डेप्रिसिएशन के बाद। हाँ, और अगर उसको रियल वैल्यू पे लाना, बुक वैल्यू कॉस्ट ही कहते हैं ना, तो बुक वैल्यू पे होती है, ठीक है। और तो मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं होती फिक्स एसेट?
सर वो लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल पे जब आएगा ना, तब हमें उसमें नेट ऑफ हो जाएगा उसका गेन या लॉस। तो मार्केट लॉस, वैल्यू पे इसलिए नहीं करते। बुक वैल्यू में ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर दिया उसको एक मेथड के अकॉर्डिंगली। बुक डेप्रिशिएट क्या चीज कर रहे हैं, बुक वैल्यू कर रहे हैं ना। मैं एक पॉइंट जी सर। कह रहा हूँ कि आपने एक एसेट लिया है, लेट्स सपोज जी 10 साल पुराना है, उसकी जो है जी। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कुछ और है। तो अगर हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें तो वो रियलिस्टिक होगा या बुक वैल्यू पे करें? मार्केट वैल्यू रियलिस्टिक होगी, लेकिन रिकॉर्ड बुक सर हम, वैल्यू पे होता है सर, वजह क्या है? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो रहा होता है बैलेंस शीट में भी। ये तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू से माइनस हो रहा है ना। हम जी डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू से माइनस कर दें? इसकी लॉजिक मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड ना करने की क्या है? सर, ये आप बताएंगे। कभी सोचा आपने, इतने सारे अकाउंटिंग की कोर्सेज पढ़ लिए हैं, कभी सोचा आपने इस बार? नहीं सर, जहन नहीं किया, इधर टाइम ही नहीं मिलता सर, इतने दूसरे काम होते हैं। काम अच्छा, फिक्स है सर हमारा। लेकिन मॉडल्स भी तो होते हैं, जैसे कॉस्ट मॉडल होता है, फेयर वैल्यू मॉडल होता है। तो कॉस्ट मॉडल में तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन फेयर वैल्यू में मार्केट वैल्यू को देख रहे होते हैं। हाँ वही मैं देखें, हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि इस वक्त तो हमारे, हमने कोई डिस्क्लोजर नहीं करना, हमने किसी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को नहीं दिखानी अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। तो हमारे पास फुली इख्तियार है कि हम किस तरह से उसको मैनेज करें। तो हम जो भी कुछ बात करेंगे लॉजिक पे बात करेंगे कि लॉजिकली क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं है। फेयर वैल्यू पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अगर आपका एक मॉडल बनाए उसमें आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, गेन ऑन से गेन एंड लॉस को आप क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो लेकिन अमूमन जो है बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, अकाउंटेंट्स जो है बुक वैल्यू पे करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर वो सही नहीं है तो हम डायरेक्ट फेयर वैल्यू पे कर दें, हमें ज़रूरत ही नहीं है अकाउंटेंट को फॉलो करने की। और अगर वो सही है तो हम अकाउंटेंट को फॉलो करें। तो मेरा सवाल ये है कि वाई शुड वी रिकॉर्ड एट बुक वैल्यू और वाई नॉट वी शुड रिकॉर्ड। कोई बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की वजह क्या है? कोई ऐसी कुछ माकूल वजह समझ में आती है कि जिससे इसको हम सर, फॉलो करें? एक्चुअल वैल्यू जो है बुक वैल्यू ज्यादा होती है और मार्केट वैल्यू कम होती है। एसेट्स को ज्यादा शो करने के लिए बुक वैल्यू पे हो सकता है अकॉर्डिंग। Is is it to avoid frequent fluctuation in the reporting? दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, अब इसको एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एसेट है वो 1 मिलियन का था, ठीक है ना, मार्केट में वो 2 मिलियन का हो गया। अगर वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपका एसेट जो है वो 1 मिलियन से बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल दैट गेन जो है, वो जो गेन हुआ 1 मिलियन का, वो क्लोज कहाँ करेंगे? वो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आप इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करें या डायरेक्टली इक्विटी में क्लोज कर दें। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इनकम बढ़ जाएगी। तो ये जो आपने इनकम बढ़ाई है, इसमें आपने कुछ किया है या अल्लाह की तरफ से हुआ है? अल्लाह की तरफ से हुआ है, और तरफ सर से हुआ। गवर्नमेंट इस पे टैक्स भी ले लेगी। तो जब अल्लाह की तरफ से हुआ है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस तो इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं हुई ना। तो कहने का मकसद ये है कि इनकम जो है परफॉर्मेंस शो करती है बेसिकली। तो अगर हम इस तरह के गेन ऑन सेल्स को अफेक्ट करने लगे तो क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस तो कहीं और भी चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया उस साल, और उस साल आपकी 1 मिलियन का गेन रिकॉर्ड हो गया, तो आपके स्टेक होल्डर्स कहेंगे आपने तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। और अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और गेन लॉस ऑन सेल हो गया, आपके एसेट की वैल्यू गिर गई, तो व्हाट विल हैपन? तो इस वजह से एक तो फ्लक्चुएशन बहुत होती है और सेकेंडली वो मिस रिपोर्टिंग हो जाती है इनकम स्टेटमेंट की। तो ये वजह है। और कुछ लोग जो कुछ हम आगे बात करेंगे, कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि जो कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट फिर हम इनकम स्टेटमेंट नहीं देते, वो डायरेक्टली इक्विटी में डाल देते हैं ताकि वो इनकम स्टेटमेंट को बाईपास कर दे। ये हम इसके साथ भी कर सकते हैं फिक्स एसेट के साथ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फ्लक्चुएशन बहुत होगी, इक्विटी की फ्लक्चुएशन बहुत होगी, जिसकी वजह से रेशोज के फ्लक्चुएशन बहुत होगी, तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है फॉर कंपैरिजन। इस वजह से जो है वी नॉर्मली ऑल ऑफ द टाइम जो है हम उसको कहते हैं नहीं ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्चुअली मार्केट वैल्यू इज फार मोर रियलिस्टिक देन द बुक वैल्यू। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं, बुक वैल्यू ही बेहतर है, क्योंकि कम से कम उसमें स्टेबिलिटी आती है, फ्लक्चुएशन नहीं आती, परफॉर्मेंस सही मालूम होती है। ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? ठीक है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लायबिलिटी। लायबिलिटी इन ओनर, तो इक्विटी, सॉरी। तो इक्विटी जो है, इक्विटी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आपकी लायबिलिटी है
ये आपको स्लाइड नजर आ रही है ना? तो अगर नहीं आ रही तो बता दीजिएगा। तो एक आपकी लाइबिलिटी है और एक दूसरी आपकी ओनर्स इक्विटी है। इनमें क्या फर्क है लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी में? लायबिलिटी सर डेट्स हैं जो हमने मार्केट से बोरो किए हुए हैं, और इक्विटी ऑनर्स इक्विटी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कंपनी के लिए दोनों बोरिंग हुई ना बेसिकली? यस सर, दोनों बोरिंग है। ठीक है, तो एक इंटरनल बोरोइंग है, एक एक्सटर्नल बोरोइंग है। इंटरनल बोरोइंग जो इक्विटी कहलाती है, अगर आपके ओनर्स ने आपको पैसा दिया हुआ है, और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट जो है जिसने की हुई है कंपनी में, वो लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी देन भी दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के अंदर यू हैव अकाउंट्स पेबल, समटाइम्स नोट पेबल, accrual. Sometimes note payable can be classified as a long-term liability depending upon the kind of a note. तो अकाउंट पेबल, अक्रूवल्स, ये मार्केट वैल्यू पर ही होता है, ये होता ही कैश की फॉर्म में है, तो ये इसकी कोई वैल्यूएशन की मसला नहीं है। नोट्स पेबल ये क्या होता है? व्हाट इज नोट्स पेबल? सर इन रिटर्न कमिटमेंट होता है कि इस टाइम पीरियड में हम इनको पेड ऑफ कर देंगे, जो हम आगे ये समझ लिया। अकाउंट पेबल जब बेसिकली एक लॉन्ग टर्म अकाउंट पेबल में तो कोई कमिटमेंट नहीं होती, एक तो इंटरेस्ट नहीं होता, और कमिटमेंट एज सच रिटर्न में नहीं होती। जब वो अगर आपका अकाउंट पेबल ने किसी वजह से बहुत अरसे से आपने पे नहीं किया, या तो फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं नोट्स के अंदर। नोट्स में वो एक कमिटमेंट होती है, एक आईओयू होता है, और समटाइम्स उसमें इंटरेस्ट भी लग रहा होता है। तो इसी वजह से अगर तो इसमें इंटरेस्ट लग रहा है और एक लॉन्ग टर्म है, तो इस नोट्स पेबल को क्लासिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म। और अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा और शॉर्ट टर्म है, तो वो उसको क्लासिफाई करेंगे शॉर्ट टर्म। तो इस वजह से जो है ना, इसकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है वो नोट्स की काइंड क्या है। इस केस के अंदर जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जो है ये शॉर्ट टर्म में हुआ है, ठीक है ना? तो ये अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नॉट मच टू से, ये तो सारे कैश के फॉर्म में ही होते हैं, तो इस वजह से इसमें कोई वैल्यूएशन का मसला नहीं है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। दे आर इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज मोर देन 1 ईयर। तो ये किस पे रिकॉर्ड करते हैं? मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, किस पे करते हैं? असल में जहाँ ये जो डिस्क्रिपेंसी आती है मार्केट और बुक वैल्यू पे, वो उस वक्त ज्यादा एविडेंट होती है जब उसका टर्म लंबा होती है। जैसे फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बिकॉज उसकी वो लॉन्ग टर्म होता है। इसी तरह से अब डेट में भी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ये भी लॉन्ग टर्म है। तो अब सवाल ये है कि ये जो है जी सर डेट्स पे तो ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फिर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्यों डिफरेंट होगा? बुक वैल्यू पे जाएगा ना, वो तो इंटरेस्ट ऐड होके वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है उसकी वैल्यू। डेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना आप। इंटरेस्ट जब आप पे जी कर लेते हैं तो इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है ना, एक पॉइंट समझ लें। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट का ताल्लुक लॉन्ग टर्म डेट से नहीं है, पहली बात, नंबर 1, ठीक है? ये जो डेट है इसके अंदर इंटरेस्ट का एक पाई मौजूद नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ सेपरेट थिंग। यानी आपने कोई, अगर आप ये करते हैं ना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लॉन्ग टर्म डेट क्रेडिट, या लॉन्ग टर्म डेट डेबिट, इस तरह से कुछ करते हैं, तो फिर आप कह सकते थे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं लॉन्ग टर्म डेट पे जा रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो लॉन्ग टर्म, ये तो उस डेट की यूज करने के रिवॉर्ड है जो कि आप दे रहे हैं। इसका उस डेट से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेट आपने ली है वो एक तो बुक वैल्यू पे ली होगी और एक उसकी मार्केट वैल्यू होगी। पहले तो समझना है कि डेट की क्या ये दो अलग अलग वैल्यू हो सकती है या सिर्फ बुक वैल्यू हो सकती है। तो पहले तो ये भी कॉन्सेप्ट समझना है कि डेट अमूमन जो है, जो हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, वो बुक वैल्यू वाली अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना। इसकी जी वजह सर, क्या है मैं कि डेट, ये कि हाँ बुक डेट, वैल्यू है, मार्केट वैल्यू का नहीं पता। और अगर अगर डेट सिक्योरिटाइज नहीं है तो वो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू की सेम हो। लेकिन अगर डेट सिक्योरिटाइज्ड है, उसकी सिक्योरिटी बनी हुई है और उसकी ट्रेडिंग होती है, उसकी मार्केट है, तो उसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है डे टू डे। तो जिस पॉइंट पे आपने लॉन्च किया था वो प्राइस आपकी बुक वैल्यू होगी, और जिस पॉइंट पे आपने जो है आज की प्राइस है उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज 100,000 बॉन्ड्स हैं, उसकी प्राइस 1,000 रुपए चल रही है, तो 1000 into 1000 यानी 1 मिलियन की आपके बॉन्ड की बॉन्ड पेबल क्या आपका जो है ना लॉन्ग टर्म डेट होगी। लेकिन अगर उसकी आज प्राइस 1200 रुपए चल रही है, तो उसकी डेट क्या होगी? 1 मिलियन होगी या 1.2 मिलियन होगी? 1.2 मिलियन हो गए ना सर। पैसे तो आपने 1 मिलियन के लिए हैं। लेकिन सर अब वो बैक सिक्योरिटीज हो गया ना, सिक्योरिटीज इशू कर दी अब हमने, अब उसकी मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है। तो
अब सवाल ये है कि हम जो है लेट्स सपोज ये जो 1.2 मिलियन अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो जो 200 मिलियन जो वो 2 लाख रुपए 2 लाख डॉलर जो है आपके वो एक्स्ट्रा उसको देखें, कोई भी चीज कोई भी इफेक्ट आप करते हैं ना, कोई भी छेड़छाड़ करते हैं अकाउंट्स के अंदर, ये आप ये जैसे आप उसका इफेक्ट जो है ना इनकम स्टेटमेंट में करना पड़ता है ना। एनी कोई भी चीज आप बैलेंस शीट में इधर से उधर करेंगे ना, एक पैसा इधर से उधर करेंगे, उसका इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में आएगा। तो ये जो 2 लाख रुपए अगर आपने कम कर दिए या सॉरी बढ़ा दिए, तो उसको आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा इनकम के अंदर, तभी वो चीज बैलेंस शीट या तो किसी और एसेट को कम कर रहा होगा, लेकिन इस केस के अंदर कोई और एसेट या कोई और बैलेंस शीट में किसी कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका अफेक्ट जो इनकम के अंदर आपको शो करना पड़ेगा। यानी आप ये करेंगे कि 2 लाख की इनकम बढ़ा देंगे आप, वही वाली बात जो मैंने पहले कही थी सर एसेट्स पे आपने कहा कि गेन और लॉस जो है हम इनकम स्टेटमेंट को बाईपास कर देंगे ताकि क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो, इस पे भी फिर ऐसा ही करना चाहिए हमें। अब ये मैं इसमें ये इसको एक समझ लें कि इसका क्राइटेरिया क्या है। हम चले पहले वाली पॉइंट पे आते हैं जिसमें हमने ये बात की ना गेन लॉस, वो जो समझ में आएगी ना तो फिर हमें इसकी बात समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज यू हैव अ इन्वेस्टमेंट इन योर एसेट, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस नहीं किया, हालांकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेट के बैलेंस शीट या बैलेंस शीट आपको नजर आ रही होगी एसेट साइड की, तो इसके अंदर लेट्स सपोज यू हैव इन्वेस्टमेंट्स, एक आपका हेड है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है, कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, कोई सिक्योरिटी खरीदी हुई है, तो उसके जो इफेक्ट है वो आपके एसेट के अंदर आएगा। एसेट में आएगा, लायबिलिटी में आएगा? एसेट्स में आएगा सर। गुड। क्यों लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा? बॉन्ड सर हमने क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की भी हमारा एसेट से ही हमने एसेट खरीदा, ठीक है, तो ये वजह है, ठीक है। आपने कोई चीज खरीदते हैं तो हमेशा वो एसेट में ही आता है, चाहे वो लायबिलिटी के चाहे वो बॉन्ड ही क्यों ना हो, और अगर आप कोई बेचते हैं तो वो लायबिलिटी में आता है बिकॉज वो बोरो कर रहा है, तो इसको क्योंकि आपने खरीदा है तो वो एसेट में आएगा। अगर आपने खरीदा है तो एसेट में आएगा। तो अब इसमें तो मसला है कि फिक्स एसेट तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। फाइनेंशियल एसेट्स में इख्तिलाफ है कि वो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको हमने क्लासिफाइड किया हुआ है 3 तरीके से, 3 क्लासिफिकेशन की हुई है। वो एक्चुअली मोटिव पे होता है कि अगर आपने आपका मोटिव है ट्रेडिंग का मोटिव का मतलब ये है कि आपने खरीदा सिर्फ और सिर्फ आगे बेचने के लिए, उसको कहते हैं ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो अगर आपका मोटिव ये है तो उसकी जो गेन एंड लॉस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि नाउ दैट इज अबाउट योर परफॉर्मेंस। नाउ यू आर ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, बेसिकली आपने खरीदा बेचने के लिए, तो आपका गेन एंड लॉस जो है वो परफॉर्मेंस ही बनेगा, क्योंकि आपने सही वक्त पे खरीदा नहीं खरीदा ये भी आपकी परफॉर्मेंस शो कर रही होगी। तो इस वजह से आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग पर्पज से खरीद लाया, तो उसके लिए जो है ना आपका गेन एंड लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड होगा, और इनकम थ्रू बैलेंस शीट में होना। दूसरा ऑप्शन ये है कि यू हैव आपने जो है खरीदा तो बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आप बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड चेंज हो जाए कि नहीं ये चीज आप बेचने, तो उसको कहते हैं हेल्ड फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। तो अगर आपने क्लासिफाई किया हुआ कोई भी एसेट अवेलेबल फॉर सेल, तो वो भी मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा, और उसकी जो गेन एंड लॉस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं होगा, उसको बाईपास करेगा और डायरेक्टली इक्विटी चार्ज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी इसमें इसकी लॉजिक भी यही है, बिकॉज आपने वो ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदा था, तो दैट मीन्स कि आपका जो भी बेनिफिट और कॉस्ट होगी वो जो है इक्विटी ही में क्लोज होनी चाहिए, वो इनकम का ताल्लुक। डायरेक्टली हर चीज इक्विटी वैसे भी जा रही होती है, इनकम भी इक्विटी में क्लोज हो रही होती है, तो हमने बाईपास कर दी इनकम को, डायरेक्टली इक्विटी में क्लोज कर दी। तीसरी चीज होती है कि जब जिसको कहते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जिसका कोई आपको बेचने का इरादा ही नहीं होता, आपने कॉन्टेक्स्ट से जिसमें यू विल नॉट बी एबल टू सेल, यू विल नॉट बी सेलिंग दैट इन फ्यूचर। अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट से ली होती है तो फिर वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं की जाती, फिर वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, और उसको फेस वैल्यू पे अमोर्टाइज किया जाता है ओवर द पीरियड। ये बात समझ में आए? तीन बेसिक मोटिव्स होते हैं, समझ आ गया। ट्रेडिंग, हेल्ड टू अवेलेबल फॉर सेल, और सॉरी क्या कह रहे हैं जी सर, तीनों पॉइंट समझ आ गए। अब लायबिलिटी समझते हैं, उसके बाद फिर मेरा इन्वेंटरी पे एक सवाल होगा। तो ठीक है, तो ये
जी सर बताएं। पूछे थे ये ट्रेजरर डिसाइड कैसे करेगा मैंने अभी इसको एएफएस में डालना है एसटीएम में डालना है, क्योंकि कभी ऐसा भी देखा गया है कि बैलेंस शीट में जब वो लोग एएफएस में ज़्यादातर रख रहे होते हैं और फिर उसको एसटीएम में कोई रखता नहीं है अपने पास और फिर एएफएस से ही डायरेक्ट सेल कर देते हैं। हाँ देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि आप एएफएस में डाल दें। आप इसका रूल ये समझ लें कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पे ये उस वक्त आपको डिसाइड करना है जब आप कुछ चीज बाय कर लिए, किस मोटिव के लिए बाय किए। अगर सपोज आपने के लिए बाय आपको रिक्लासिफाई करना होगा तो रेट्रोस्पेक्टिवली पुरानी सारी बैलेंस शीट के अंदर उसका इफेक्ट दिख जाएगा। तो जब भी आप अपना कैटेगरी चेंज करते हैं तो वो सिर्फ उस साल चेंज नहीं होती, वो रेट्रोस्पेक्टिवली सारे ईयर्स का जो है ना वो इम्पैक्ट डाला है, अकाउंटिंग के हिसाब से डालना पड़ता है। तो आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बुक करना पड़ेगा। तो आपकी जो इनकम होगी वो ना सिर्फ इस साल का डिफरेंस बताएगी बल्कि पिछले साल का भी बताएगी। तो इस वजह से जो है ना दिस इज हम इसलिए करते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव ना करें, ठीक है ना। जो आपका मोटिव है उस पर आप रखें, ठीक है। और जो डिसाइड करने की ताल्लुक है ये कंपनी के उस पर ही होता है। क्लास आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस से भी देखा जाता है कि आपका बिजनेस अगर ट्रेडिंग का है और आपने शेयर बाय किया हुआ है तो इट इज मेंट टू बी ट्रेडिंग। एनी क्वेश्चंस? जी चले, इन्वेंट्री का कोई सवाल था वो कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर इसमें आपने 3 कैटेगरीज बताई इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर आपने एसेट परचेज किया फॉर बाइंग सेलिंग पर्पस तो आप उसको लॉस और गेन को आप कह रहे हैं बाईपास कर देंगे। हम नहीं बाईपास नहीं करेंगे, हम सॉरी, हम उसको इनकम हाँ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री हाँ भी तो वही एसेट है जिसको हम परचेज करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। तो इसकी अगर बुक वैल्यू बढ़ जाती, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, फिर इसको हाँ हम तो हाँ, देखें हाँ देखें, इन्वेंट्री जो है वो भी इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ रही होती है। इन्वेंट्री की जो वैल्यू, हाँ ये जो हम बात करते हैं ना इन्वेंट्री जो एंड में जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू है या बुक वैल्यू है। एक चीज है इसमें समझने की बात ये है कि आइडियली तो ये बात सही है कि जो भी इसकी सही वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू वो रिकॉर्ड की जाए। मसला ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्टिव एक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको मालूम है। आपके पास अगर कोई शेयर है तो उसकी मार्केट वैल्यू, इन्वेंट्री की जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर इटसेल्फ एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से कहा है कि हाँ मार्केट वैल्यू उस वक्त लें कि जिस वक्त जो है ना आपकी बुक वैल्यू जो है वो बढ़ जाए और मार्केट वैल्यू कम हो जाए, लोअर हो जाए, वरना आप बुक वैल्यू में ले रहे होते हैं। और सेकेंडली है कि इन्वेंट्री इज नॉर्मली वर्क इन प्रोसेस होती है, तो वो सेल डायरेक्टली नहीं हो रही होती, वो अपने आप को कन्वर्ट कर रही होती है एक दूसरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो जो आप सेल कर रहे होते हैं अल्टीमेटली वो इन्वेंट्री नहीं होती जो आपने होल्ड की हुई होती है। तो अगर आप उसका सिर्फ वो वाला पोर्शन लें जो कि आपका होल्डिंग है और उसकी यू है वो मार्केट वैल्यू जो कि नोन है, तो फिर इसको भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वजह यही है इसकी। ठीक हो गया सर। एनीथिंग एल्स? अच्छा तो फिर हम ये बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट के अंदर भी डिस्कस बॉन्ड्स की हम बात कर रहे थे। तो हमने जो पिछला जैसे मैंने बात की इन्वेस्टमेंट, तो इस पॉइंट में बॉन्ड जो है वो हमेशा रिकॉर्ड होता है। एक बात समझ लें, बॉन्ड विल बी रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू, ठीक है ना। इस बॉन्ड की एक्चुअली 3 वैल्यू सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सर। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज आई है? क्लियर हुआ? सिग्नल का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे अब क्लियर है? कंटिन्यू करें? जी सर।
यस हाँ सर, अब तो क्लियर है। हाँ सिग्नल का थोड़ा इशू, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। तो ये है कि अगर तो जो बॉन्ड है एक तो उसकी फेस वैल्यू होती है। अगर आपने कोई डेट ली हुई है विच इज नॉन जो सिक्योरिटाइज नहीं है, तो उसकी फेस वैल्यू होगी, उसकी मार्केट वैल्यू होगी और उसकी बुक वैल्यू एक ही चीज होगी। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी से लिए हुए हैं तो आप उसको 1 लाख रुपए वापस, तो उसकी वैल्यू 1 लाख ही होगी। लेकिन मार्केट में समटाइम जैसा होता है, जिस वक्त आपने कोई बॉन्ड इशू किया तो उसकी प्राइस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो जो है उसकी फेस वैल्यू हो। तो इस वजह से आप रिकॉर्ड फेस वैल्यू पे करेंगे, क्या दिया प्राइस, उस प्राइस पे करेंगे जिस प्राइस पे वो बॉन्ड इशू होता है। तो इसका आंसर ये है कि यू विल बी रिकॉर्डिंग नॉट एट फेस वैल्यू बट एट द प्राइस एट विच यू हैव इशूड दैट बॉन्ड, ठीक है। और अगर लेट सपोज आपका प्राइस लेट सपोज 1200 रुपए है, फेस वैल्यू 1000 रुपए है, तो वो जो 200 रुपए का जो डिफरेंस आता है उसको क्या करेंगे, उसको एमोटाइज करेंगे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो होगा ये कि ड्यूरिंग द लाइफ जो है वो 200 रुपए की, लेट सपोज अगर 5 साल का बॉन्ड है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो तकरीबन कोई 40 या रुपीज के हिसाब से वो हर साल कम होता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द 5 ईयर उसकी जो आपकी जो प्राइस थी, जिस प्राइस पर बाय किया था, वो आपकी फेस वैल्यू पे कन्वर्ज हो जाएगी। इसको कहते हैं मोटाइजेशन, ठीक है। तो यू विल बी रिकॉर्डिंग एट द टाइम व्हेन यू हैव बॉट द बॉन्ड, और उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम एमोटाइज करेंगे ड्यूरिंग द लाइफ, ठीक है ना, क्लियर है। इन केस अगर ज्यादा है वैल्यू, अगर तो जैसे लेट सपोज वैल्यू 1200 रुपए थी, आपकी फेस वैल्यू 1000 थी, तो 200 रुपए ज्यादा थी। तो अगर 200 रुपए ज्यादा थी तो उसको आप कम करेंगे, यानी कि यू हैव टू हैव आप उसको जो है रेवेन्यू में बुक करेंगे। और अगर कोई चीज ज्यादा है, कम है, उसको ज्यादा करेंगे तो उसको एक्सपेंस पे बुक करो। तो बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा, कोई भी चीज अगर आपको जैसे अगर लेट सपोज कम करनी है, लेट सपोज, तो क्या करेंगे, वो चीज डेबिट करेंगे, ठीक है ना, और नीचे उसका वो करेंगे, उसका रेवेन्यू बुक करेंगे। तो और अगर आपकी लेट सपोज मार्केट वैल्यू लेट सपोज 800 रुपए है और उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, नाउ यू हैव टू एमोटाइज यानी अप्रिशिएट करनी होगी ड्यूरिंग द लाइफ, ताकि उसकी वैल्यू 1000 रुपीज बन जाए। देन यू विल बी बेसिकली उसको आप एक्सपेंस कर रहे होंगे, आप पैसा डाल रहे होंगे उसके अंदर, इंफो कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसकी वैल्यू बराबर हो जाए। और जब वैल्यू कम करनी होगी तो उसको अमोटाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंसेस को काउंट फॉर करते हैं। आगे चलें। जी सर। then you have common stocks, retain earning। common stocks वो होते हैं, you all know, it is recorded at the book value। book value of common stock क्या होते हैं, वो the time the value or at the time जो जिस वक्त आपने वो शेयर लॉन्च किया होता है। तो अगर वो फेस वैल्यू ज्यादा होता है तो शेयर प्रीमियम उसके अंदर आ रहा होता है। बाकी दो सबसे बड़ा पार्ट जो इसके अंदर उमन होता है वो रिटेन अर्निंग का होता है। रिटेन अर्निंग क्या होती है कि जो आपकी रेगुलर आप इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, उसका जो है रेगुलर इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो उसको आप रिटेन अर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो मैच कर रहा होता है, ठीक है। तो आपकी इक्विटी इस तरह से ये क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाती है। एनी क्वेश्चन इन दिस बैलेंस शीट। उसके बाद आपकी आती है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो है उसके अंदर बेसिक पॉइंट्स क्या है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये दो मेजर है। और देन उसके बाद एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टॉप ओवर लगाए हुए हैं हमने। पहला स्टॉप ओवर आता है EBITDA। EBITDA क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। तो सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, अदर एक्सपेंसेस माइनस किया, तो जो चीज आती है वो सॉरी EBIT। सर। जी बताएं। अच्छा, अब शो हो गई, पहले शो नहीं हो रही थी ये। और सर आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्शन में आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके चले देखते हैं। अच्छा ये सर क्लियर है। आवाज जो है ना तो सर आवाज एकदम से गायब हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद अब जो है ना दोबारा कंटिन्यू होती है। पता ही नहीं चलता आप आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो यहाँ मेरे पास सिग्नल कभी कभी यहाँ पे सिग्नल शायद कम आ हो रहा होता है। तो अब देखिए क्लियर है,
अब बेहतर है बस, चलें फिर ट्राई करते हैं। तो आ रही है? जी सर, थोड़ी सी आई थी, आधी कट के। अच्छा, चलें तो इसमें बेसिक बेहतर है सर आइटम्स अब। क्या, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, इसके बाद आता है EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको हम कोर इनकम भी कह सकते हैं। ये बेसिकली इसको समझ लें कि पहले तो हमने EBITDA निकाला, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वो माइनस करते हैं तो फिर आ जाता है EBIT, और EBIT में माइनस करके इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बन जाता है, यानी EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ये बनता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और उस टैक्सेस में से यानी EBT में से टैक्सेस माइनस करते हैं तो आपका आता है नेट इनकम। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस के बाद हमने जो है 3 एक्सपेंसेस किए हैं, और हर एक्सपेंसेस से पहले हमने एक स्टॉप ओवर किया है। 3 एक्सपेंसेस के, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड देन टैक्सेस। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, बिकॉज लॉजिकली वी आर सीइंग थिंग्स, तो ये भी वही उसी तरह के एक्सपेंसेस हैं जैसे अदर एक्सपेंसेस हैं, तो हमने इसको अलग अलग क्यों किया है? इसको अदर में कम करके डायरेक्टली नेट इनकम 3 लाइनों की बना देते। कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। हाँ, स्टैंडर्ड्स की वजह से ही करते हैं, लेकिन वजह क्या है, व्हाई वी हैव दीस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स? हमने इसको अलग से बाइफरकेट क्यों किया? सर ये डिफरेंट जो इनकम है उनके डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। हाँ जी सर, इससे परफॉर्मेंस के अंदर ट्रू रिफ्लेक्शन आ रहा है। परफॉर्मेंस के किस तरह से? सर जैसे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन परफॉर्मेंस के अगेंस्ट एक्सपेंस नहीं हुए हुए, एसेट को डिक्रीज करने के लिए एक्सपेंस आउट हुए हैं। सीधे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी एक लायबिलिटी के ऊपर पे कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका रिफ्लेक्ट नहीं आना चाहिए। जबकि अदर एक्सपेंसेस जो हमने पहले नेट ऑफ किए हुए हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। गुड, तो ये इसका बेसिक वजह यही है जो उन्होंने बताई कि परफॉर्मेंस जो है आपके अदर एक्सपेंस है वो डायरेक्टली आपके कोर बिजनेस परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कोर बिजनेस परफॉर्मेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज लॉन्ग टर्म डिसीजन, और वो 4-4-5, हालांकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड ही है, वो आपकी बिजनेस से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जिस वजह से वो परफॉर्मेंस को थोड़ा सा क्रूज कर देता है। इस वजह से जो है हमने बिल्कुल ही प्योर परफॉर्मेंस निकालनी है तो EBITDA लेते हैं, और अगर थोड़ा सा क्रूड करके शामिल करना है तो EBIT लेते हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कोर बिजनेस, बिकॉज इट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस, जो आपकी कोर बिजनेस है ना। लेकिन बहरहाल क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस से नहीं होता, यानी आपकी एनुअल परफॉर्मेंस से एक फिक्स अमाउंट होती है, तो वो डिस्टॉर्ट कर सकती है असल पिक्चर को। इस वजह से हमने एक स्टॉप ओवर से पहले ले लिया EBITDA पे, एंड देन एक दूसरा स्टॉप ओवर ले लिया हमने EBIT पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। नाउ इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अ फाइनेंशियल, जो आपका कैश फ्लो में देखें तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, तो बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी तो वो इसलिए आप उसको भी डिडक्ट कर लेते हैं। और लास्ट इज टैक्सेस। टैक्सेस इज द कॉस्ट, लेकिन वो कॉस्ट जो है आप सेव नहीं कर सकते। हालांकि अगर कोई चीज़ कॉस्ट है, आपको बिजनेस को अगर बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करनी है तो वो भी परफॉर्मेंस ही में आप कहेंगे कि वो कॉस्ट तो आपको चलाने के लिए पे करनी है, लेकिन ये वो कॉस्ट है जिसमें आपका इख्तियार नहीं है। तो क्योंकि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इस वजह से ऐसी कॉस्ट को शामिल करने से भी आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होता है। तो इस वजह से भी हमने इसको अलग कर दिया। तो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो EBITDA जैसे अगर हम कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो अमूमन हम ये रेशो ले रहे होते हैं। अगर उससे भी प्योर में जाए तो EBITDA करना है, अगर वैसे EBIT ले रहे होते हैं। अगर उससे प्योर जाए तो EBITDA भी ले रहे होते हैं, और समटाइम्स नो पैट लेते हैं, NOPAT, नॉन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसके अंदर EBIT और टैक्सेस शामिल होते हैं। तो वो डिफरेंट
कॉन्सेप्ट के लिए लिया जाता है, जिस वक्त जो आपको जरूरत होती है। तो ये लेकिन 3 स्टॉक्स मैंने इसलिए बताया कि 3 मुख्तलिफ तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत ही डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, कुछ रिलेटेड होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते, कुछ थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं। इस वजह से हमने ये कैरेक्टराइजेशन। एनी क्वेश्चन? तो सवाल आगे चल। सर इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि हम क्यों अलग से लेते हैं और अदर एक्सपेंसेस को उससे पहले ले चुके होते हैं? जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो तो आपके डायरेक्टली कोर एक्सपेंसेस है ना, आपके चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए, वो आप मैनेज भी कर सकते हैं। आप इट्स अ डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ एन एक्सपेंसेस, यानी कि मैनेजमेंट उसको एफिशिएंटली अगर एफिशिएंटली करे तो वो एक्सपेंसेस कम भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होती है जो चेंज मैनेजमेंट नहीं कर सकती, उसमें से हालांकि वो बिजनेस के लिए होते हैं। उसमें से एक टैक्सेस है और दूसरा EBITD है, सॉरी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑपरेशंस है, लेकिन ये मैनेज नहीं हो सकते, और तो इस वजह से हमने प्योर इनकम से हमने उसको हटा दिया। तो हमने एक रखा है जिसको प्योर इनकम कह लें, ये मैं अपने वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका कोई वो नहीं है। वो हमने कह दिया कि वो है EBITD है। उसमें फिर हमने एक रिलेटेड एक्सपेंस ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, तो वो EBIT बन गया। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है ही नहीं सिरे से। ये एक अनॉमली जो हम आगे कैश फ्लो में डिस्कस करेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट को ऑपरेटिंग में ले रहे होते हैं कैश फ्लो के अंदर, हालांकि इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज बेसिकली अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस वजह से उसको हमने वैसे ही अलग कर दिया। और जहाँ तक टैक्सेस का ताल्लुक है तो टैक्स अगेन इट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर। तो ये भी जो है आपने इसको अलग कर दिया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं लेकिन टैक्स स्लैब्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। तो वो कभी कभी आपके परफॉर्मेंस को एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा होता है, और बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स, तो इस वजह से जो है ना वो अगेन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने अलग कर दिया। ये वजह थी। सर ये 2001 और 2020 में प्रॉफिट और लॉस दिखा रहे हैं दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में, जबकि शायद मेरे ख्याल में जब कंपनी लॉस में होती तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। अगर लॉस में होती है तो टैक्स वो ये इस तरह से होता है कि इसमें जैसे नेगेटिव दिखा रहे हैं, नेट इनकम नेगेटिव है तो टैक्स नेगेटिव होता है, तो ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यानी होगा ये कि अब ये जो टैक्स नहीं पे करना पड़ा 1,06,000, तो ये जो है आपको नेक्स्ट ईयर का जो भी आपके टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? डेफर्ड टैक्सेशन क्लियर? डेफर्ड नहीं, ये डेफर्ड नहीं है। ये आप समझ लें कि टैक्स का जो लॉस होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि क्योंकि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस भी नहीं करेगी, तो टेक्निकली जो है वो किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये इस तरह होता है कि एक दो तरीके से एडजस्ट, जैसे एक मल्टीपल होते हैं, तो कहीं ये लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, तो नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी आपकी और में इसी तरह का लॉस आता है तो हम उसको ओवर टाइम नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट आ रहा होता है तो वो उसका जो टैक्स बनता है उसकी लायबिलिटी इसके लॉस के साथ, इस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? तो आप ये देख रहे होंगे ना कि टैक्स कम होने, टैक्स की लायबिलिटी जो है वो एक्चुअली आपके लिए सब्सिडी बन गई। तो आपके टोटल लॉस था 2,66,000 और आपका जो लॉस बन के इनकम, नेट इनकम आई वो 1,60,000 आई। तो वो जो 1,06,000 का लॉस कम हो गया वो इस वजह से कि आपने वो टैक्स सेव किया है, जो कि आपको मल्टीप्लाइज करेगा व्हेनेवर यू पे ना। क्लियर? सर आपने कहा जैसे कि लायबिलिटी बन जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि अगर मेरा अगला साल अगर प्रॉफिट में होगा तो ये पिछले साल का टैक्स मुझे देना होगा अगले साल में? नहीं, तो इसमें 2,000, तो अब उसको 2 लाख रुपए नहीं पे करना पड़ेगा, उसमें से 1,06,000 माइनस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो पे करनी पड़ेगी। इस तरह से टैक्स सेविंग हो रही होती है। ये जो टैक्स सेविंग दिखा रहे हैं माइनस में, जो कि नेट इनकम के लॉस को कम कर रहा है, एक्चुअली ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लायबिलिटीज के अंदर जो है ना वो कम कर देगा। सर वो आपकी आवाज हैंग हो गई थी थोड़ी देर के लिए, प्लीज रिपीट कर देंगे सर ये दोबारा? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे इस केस के अंदर
2002 में 1,06,000 का लॉस टैक्स का आ रहा है, तो ये जारी बात है, ये गवर्नमेंट आपको 1,06,000 पे नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपका लॉस कम हो जाता है, 1,60,000 का हो जाता है आपका टोटल लॉस। ओरिजिनल लॉस था 266 का और वो बन गया 160 का, तो दैट मीन्स कि वो 1,06,000 का जो लॉस है वो किसी ने पे नहीं किया आपको, नेगेटिव टैक्स की फॉर्म में जो शो कर रहा है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि 2003 में जब आप अपनी टैक्स पे लाइबिलिटीज जब आप टैक्स वो करेंगे तो उसमें जो है ये 1 लाख माइनस करेंगे। तो अगर आपके 2003 की टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है लेट्स सपोज 2 लाख रुपए, तो एक्चुअली यू विल बी पेइंग अमाउंट 94,000 रुपीज, तो 1,06,000 आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है सर। तो चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये इनकम स्टेटमेंट थी, ये एक्चुअली केस है जो साथ साथ चल रहा है, हम सिर्फ उसको वो देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आपकी रिटेन अर्निंग की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। असल चीज है कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, तो अब ये तीसरी और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वन इज ऑपरेटिंग, दूसरा होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है कि वो कैश जो आपने अपने ऑपरेशन से जनरेट किया उसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है कि जो आपने पैसा अपने एसेट बेच के या खरीदते हुए कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुई है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है कि जब आपने कोई इक्विटी या लाइबिलिटी को यानी बाहर से जब पैसा लिया है, ओनर से बोरो किया है, आउटसाइडर से जब बोरो किया है, चाहे वो ओनर्स हो चाहे वो कोई और हो, उससे जब आप पैसा बोरो कर रहे हैं तो उस पैसे की जो है वो पैसे से जो कैश आया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ये क्लियर हुई बात? अब इसमें एक चीज समझ लें, बोरो हो या दोनों आ जाएगा ना इसमें? हाँ सॉरी, फाइनेंसिंग में बोरो हो या लैंडिंग हो, दोनों का इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएगा ना सर? दोनों आ जाएंगे, बिल्कुल दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर तो जैसे अगर लैंडिंग कर रहे हैं आप कहीं किसी को ना, तो वो इन्वेस्टमेंट में, सॉरी मैं बात करता हूँ, अगर आपने कोई शेयर बाय किए हैं, ठीक है, कोई किसी भी कंपनी के, तो वो फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा। हाँ, अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर रीपरचेज कर लिए हैं तब वो फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है ना, तो अमूमन जो है ना वो लैंडिंग अपनी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, अपनी कंपनी में नॉर्मली बोरो कर रहे होते हैं, किसी और की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो इन्वेस्टिंग में आएगा, यानी कि नाउ यू, इसको आप इस तरह समझें कि एसेट, अगर वो एसेट कम या ज्यादा होने से अफेक्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, चाहे वो एसेट फाइनेंशियल एसेट हो चाहे वो एसेट कोई रियल एसेट हो। ठीक है ना, क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। एसेट्स जो है वो इन्वेस्टिंग में है और लायबिलिटी जो है फाइनेंसिंग में है। लायबिलिटी इक्विटी जो है फाइनेंसिंग में। ठीक है, अब इसको एक चीज समझें कि इट्स अ काइंड ऑफ जीरो सम गेम, क्योंकि जो कैश जो आपके अमाउंट जो आपका कैश आता है ना, एक्चुअली इन तीनों का रिजल्ट क्या आता है, वो द अमाउंट ऑफ कैश इन योर बैलेंस शीट बेसिकली, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। इक्विटी तो बहुत, एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को बैलेंस ऑफ कर रही होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप ऑपरेटिंग में प्रॉफिट में होंगे तो इन्वेस्टमेंट में आप लॉस में होंगे। मैं चले इसको आप इसको समझिए, ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं चले एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, पाकिस्तान किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उससे मैं समझाता हूँ। अगर आपने आपके पास बजट डेफिसिट है, या आप कह लें कि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो आप ऑपरेटिंग में लॉस में है, तो आप कवर कैसे करेंगे? कवर दो तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएंगे। हाँ, आप दो तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, या तो कोई बंदा आपके यहाँ इन्वेस्ट करे, तो होता क्या है कि या ये कि आप कोई अपने एसेट बेचें, दो तरीके हो सकते हैं ना। तो या तो आपने कोई प्राइवेटाइजेशन किया है, आपने पीटीसीएल बेच दी, आपने कोई और चीज बेच दी, उससे कोई पैसा आ गया प्राइवेटाइजेशन के, तो वो अगर वो आएंगे तो वो क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे, क्योंकि आपने एसेट बेच के अपने ब्लॉक को कवर किया है। दूसरा ये होता है कि आपने कोई ऐसे किसी और ने आपके एसेट बाय कर लिया, किसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर ली, तो एफडीआई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी कि आपके यहाँ जो है किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो तीसरा जो है और तो जैसे आप ये कह लें कि जो आपके वर्ल्ड बैंक होता है या IMF है, जब आपको पैसा देता है तो एक्चुअली वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपके यहाँ। तो अगर आपका डेफिसिट ऑपरेटिंग में होगा तो वो सरप्लस हो जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह से कंपनी के केस के अंदर अगर कंपनी का डेफिसिट है ऑपरेटिंग के अंदर तो होगा क्या, वो लॉस को कवर करने के लिए क्या करेगी, या तो एसेट बेचेगी। अगर एसेट बेचेगी तो इन्वेस्टमेंट में सरप्लस हो जाएगा, और या ये कि वो मजीद बोरो करेगी। अगर मजीद बोरो करेगी, अपने ओनर्स से बोरो करेगी, तो फाइनेंसिंग में सरप्लस हो जाएगा कि आपने कोई शेयर इशू किया या बॉन्ड इशू किया तो उससे जो पैसा आया वो फाइनेंसिंग बढ़ा देगा। अगर आपने एसेट बेचा उससे पैसा आया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। तो ऑपरेटिंग जो है वो बैलेंस करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के सरप्लस। इसको रिवर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास नेट इनकम ऑपरेटिंग में बहुत ज्यादा आ जाती है, सरप्लस आ जाता है, तो व्हाट विल आप क्या करेंगे उस इनकम को? वो दो अब एसेट परचेज करेंगे, तो अगर एसेट परचेज करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग आपके डेफिसिट में चली गई। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने शेयर होल्डर को पैसे दे दिए, कुछ ना किया, तो जब कुछ नहीं किया तो फाइनेंसिंग आपकी नेगेटिव में चली गई। तो क्या हुआ कि आपकी एक चीज कोई पॉजिटिव जाती है तो दो चीजें उसके नेगेटिव चली जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग में इतना चेंज नहीं आता। आपने क्या किया, आपने एक नई फैक्ट्री लगा ली। अगर आपने नई फैक्ट्री लगा ली तो बॉन्ड इशू किया और नई फैक्ट्री लगा ली। तो अगर आपने बॉन्ड इशू किए तो जो आपकी फाइनेंसिंग सरप्लस हो गई और इन्वेस्टिंग डेफिसिट हो गई और ऑपरेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ जीरो सम गेम। जो कैश जो बढ़ता है वो बहुत मिनिमल अमाउंट का बढ़ता है। तो हमें ये भी नहीं देखना होता एक्चुअली, ये हमारा मकसद इसका ये भी नहीं होता कि कैश पोजीशन सही है या नहीं है। इट्स नॉट अ कैश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। हम ये देख रहे होते हैं बेसिकली कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस जगह से आ रहा है, पैसा कहाँ आप तक पैसा कहाँ फंस रहा है, कहाँ से गेन हो रहा है, ये चीजें देख रहे होते हैं। तो अगर आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो आपको पूरी कंपनी की कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब इसी स्टेटमेंट को लेते हैं, ये जो इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यू हैव अ नेट इनकम ऑफ 1,60,000 माइनस, चले इसको थोड़ा सा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह बनाई जाती है। इसके दो मेथड्स होते हैं। किसी को पता है वो मेथड? अकाउंटिंग में शायद पढ़ा होगा। सर स्लाइड शेयर कर दें। डायरेक्ट स्लाइड शेयर हुई है? नहीं हुई? नहीं सर, स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड नहीं शेयर हुई सर। ठीक है, अब आ गई? जी सर। जी ठीक है। तो ये इस केस में जो है दो तरीके होते हैं इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के करने के। तो वो क्या किन दो तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, कोई बताएगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ जरा बताएं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ बताएं ना, वो तो पता, ये बताएं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे आपकी। ओके, अब शो हुई? अब शो जी हुई? सर, हो रही है। जी ये क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या फर्क है इसमें? सर इनडायरेक्ट में हम इनकम से जो है वो कैश की तरफ आ रहे होते हैं, और डायरेक्ट के अंदर सर आई थिंक इसका उपयोग इनडायरेक्ट में हम नेट इनकम से तरफ से आते हैं, और डायरेक्ट के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट से फॉलो। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा इसमें दो तरीके से आते देखें। इसमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये देखना है कि कैश कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। तो एक तरीका तो ये है कि आपने टोटल इनफ्लो आउटफ्लो में से कैश का कंपोनेंट आप निकालते रहें, ठीक है ना। तो आपको नॉन कैश का कंपोनेंट निकालते रहें तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कैश कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। एक तरीका तो ये है कि आप हर इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट लें और उसके अंदर से उसका कॉरस्पॉन्डिंग नॉन कैश आइटम उसको से माइनस करते रहें। ये डायरेक्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स दिया, अब सेल्स के अगेंस्ट जो है वो दो चीजें हुई हैं, रिसीवेबल्स और कैश, ठीक है ना। तो रिसीवेबल्स जो है वो नॉन कैश है, तो सेल्स में से अगर नॉन कैश माइनस कर देंगे, रिसीवेबल्स माइनस कर देंगे तो वो कैश सेल्स बच जाएगी। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो है ना वो दो चीजें हैं इसके अंदर ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक पेबल है और इन्वेंट्री है।
तो अगर आप इन्वेंट्री और पेबल को उसका इफेक्ट निकाल देंगे उसमें से, क्योंकि वो दे आर नॉन कैश, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो होता ये है कि आप हर आइटम को लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो नॉन कैश आइटम होता है बैलेंस शीट के अंदर उसको निकालते रहते हैं या ऐड करते रहते हैं, जो भी है उसका इफेक्ट को खत्म करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो इनकम स्टेटमेंट जो बनती है एंड में वो कैश बेस बन जाती है। नंबर 1 ये इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और एक दूसरा मेथड है, वो ज़्यादा आसान भी है और वो नॉर्मली फॉलो होता है, वो ये कि यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, आपने नेट इनकम लिया और नेट इनकम के अंदर वो सारे चीज़ें जो है ऐड बैक कर दें और नेट इनकम में से जो नॉन कैश हुआ है तो वो भी आपकी कैश बेस्ड इनकम बन जाएगी। तो ये जो हमने अभी आपकी जो स्लाइड है जो है इसके अंदर जो नज़र आ रहा है ये उसी तरीके से, यू स्टार्ट विद अ नेट इनकम विच इज़ 1,60,000 माइनस, उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर नॉन कैश ऐड किया। तो पहला जो नॉन है एक्सपेंसेस वो होता है डेप्रिसिएशन। कभी भी उसका कैश इंपैक्ट नहीं आता। डेप्रिसिएशन क्या करता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक फंड है बेसिकली। कभी ये वो एक्सपेंस है जिसका कैश की फॉर्म है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअली ये कैश के फॉर्म में आपकी बैलेंस शीट में मौजूद रहता है, ठीक है। इसी तरह रिटेन अर्निंग भी फंड है जो कैश के फॉर्म में आपकी बैलेंस शीट में मौजूद रहता है, यानी कि उसका साइड एसेट साइड जो है वो कहीं कम नहीं हो रही होती। तो ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो हम डेप्रिसिएशन नॉन कैश, तो वो डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं, कोई बताएगा? जी एनीबॉडी? एक्चुअली एक्सपेंस नहीं हुए होते हैं सर हमने वो सॉरी सिर्फ एक टूल हमने बनाया हुआ होता है अपनी टीम के लिए। एक्चुअली वो एक्सपेंस नहीं होते हैं हमारे पास, यानी अकाउंट से कैश नहीं जाता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसको ऐड बैक का मतलब ये है कि आप उसमें ऐड कर रहे हैं ऐसी चीज जो नॉन कैश है। नॉन कैश को रहने दें, ऐड बैक करने की जरूरत है, उसका तो कैश से ताल्लुक नहीं है। ऐड बैक हम इनकम स्टेटमेंट में लेस कर चुके हैं ना, इसलिए हम ऐड बैक करेंगे। हाँ गुड। तो इसकी वजह ये है कि हम इनकम स्टेटमेंट में उसको पहले माइनस कर चुके हैं, और वो क्योंकि नॉन कैश है तो हमने एक तरह से गलती से माइनस कर दिया, तो गलती को कवर करने के लिए हमने क्या किया, उसको हमने ऐड बैक किया। तो एनी नॉन कैश एक्सपेंसेस विल बी ऐड बैक। इसी तरह से क्या हुआ है, इंक्रीज इन पेबल है। अब पेबल क्या है, वो नॉन कैश है, ठीक है ना। जितना पेबल बढ़ेगा उतना जो है जितना पेबल बढ़ेगा तो अच्छा, इसमें आप देखें दो चीजें होती हैं, एक सोर्सेज ऑफ कैश और एक यूजेस ऑफ कैश। कोई भी चीज जो कैश को बढ़ा रही हो उसको बढ़ाने को ऐड करेंगे, और जो भी चीज कम कर रही है वो चीज बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट पेबल जो है ये सोर्स है या यूज है? यूज में है अकाउंट पेबल। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। अकाउंट पेबल जो है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ कैश है या यूज ऑफ कैश है? यूज ऑफ कैश। सर आवाज नहीं आ रही। अकाउंट पेबल यूज ऑफ कैश। यूज ऑफ कैश है। अकाउंट पेबल अगर बढ़ता है तो कैश, अच्छा यूज है, तो आप ये बताएं कि अगर अकाउंट पेबल बढ़ेगा तो कैश आपके पास आएगा या जाएगा? सोर्स ऑफ कैश है। It's a source. जब भी आप कंफ्यूज हो ना इस चीज में कि वो यूज है या सोर्स है, तो आप ये इमेजिन करें कोई वो चीज बढ़ेगी तो आपके पास कैश पोजीशन बेहतर होगी या नहीं होगी। अगर वो बेहतर होगी तो इट्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ कैश, और अगर वो खराब होगी सर क्योंकि सोर्स से तो वो चीज आ रही होती है, जब वो बढ़ रही है इसका मतलब हमारे पास वो ऐड हो रहा है, तो वो यूज तो नहीं हो सकता ना सर, वो तो सोर्स है क्योंकि वो सबमिट हो रही है हमारे पास इस वजह से। तो अकाउंट पेबल इज द सोर्स ऑफ कैश। तो अगर अकाउंट पेबल बढ़ेगा तो कैश आपके पास आएगा, तो इस वजह से सोर्स ऑफ कैश को हमने इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज इन अकाउंट पेबल जो है हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन हमने प्लस की बिकॉज वो नॉन कैश था, इंक्रीज इन अकाउंट पेबल प्लस कर दिया क्योंकि वो कैश आपके पास आया। अक्रूवल्स जो है वो क्या है, अगर आप अक्रूवल करते हैं, अक्रूवल भी वो पेमेंट है जो आपने एक्सपेंस बनी वो थी, तो लेकिन उसका ठीक है, तो वो भी जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ कैश। तो वो इंक्रीज होता है तो क्या आता है, वो भी कैश आपके पास आ गया। तो एक्चुअली वो आपने एक्सपेंस तो किया हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट आपने कैश आउट नहीं किया, तो वो कैश आपने प्लस कर। तो ये सारा आपने सोर्सेज ऑफ कैश को ऐड कर दिया। देन यू हैव अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड यूज ऑफ कैश। तो यूज ऑफ कैश में जो है वो चीज होती है कि जो बढ़ेगी तो आपका कैश कम हो रहा होगा। तो रिसीवेबल्स है, अब रिसीवेबल्स क्या है, वो सेल्स का वो कंपोनेंट जिसका कैश आपको नहीं मिल रहा। तो अगर रिसीवेबल बढ़ रहा है तो दैट मींस आपका कैश स्टक हो रहा है, फंस रहा है।
तो वो यूज ऑफ कैश है। तो अगर रिसीवेबल बढ़ेंगे तो उसको माइनस कर देंगे। सिमिलरली इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या है कि दैट इज अगेन इट्स अ यूज ऑफ कैश। जितना इन्वेंट्री बढ़ेगी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल स्टक होगी, वो कैश स्टक हो रहा होगा, तो इस वजह से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि पहले आपने इसका बेसिकली दो स्टेप्स हैं। आपने नेट इनकम से स्टार्ट किया, स्टेप नंबर 1, उसमें प्लस किया आपने जो आपका है नॉन कैश एक्सपेंडिचर, स्टेप नंबर 2। उसके बाद आपने किया प्लस या माइनस किया चेंज इन एनी वर्किंग कैपिटल। ये जो इन्वेंट्री, पेबल, ये सब वर्किंग कैपिटल कहलाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर वर्किंग कैपिटल का कोई भी चेंज आता है तो उसको प्लस या माइनस करेंगे। ये 3 स्टेप्स करेंगे तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई। बहुत आसान सी चीज है। अमूमन लोग जरा परेशान हो जाते हैं कि ये बनाने में इतना मुश्किल है, तो इसका बड़ा आसान 3 स्टेप फॉर्मूला है। नंबर 1, यू स्टार्ट विद द नेट इनकम। सेकंड स्टेप, यू ऐड नॉन कैश, एंड थर्ड इज यू प्लस और माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप ये सब चीजें कर देंगे तो यू कैन हैव अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है सर? ये दोबारा बता दें, आपने जो आखिरी का स्टेप बताया या आखिरी बता, दोबारा बता दें। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या किसको कहते हैं? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि अकाउंट पेबल या अक्रूवल्स ये करंट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपका करंट एसेट बढ़ रहा है और रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री करंट एसेट कहलाती है। अगर हम ये कहते हैं कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ रहा है और लायबिलिटीज और ये अक्रूवल्स कम हो रहे हैं, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसको आप माइनस कर देंगे, चेंज इन वर्किंग, क्योंकि वो सोर्स ऑफ यूज ऑफ कैश हो गया। इसी तरह से अगर आपके पेबल्स और अक्रूवल्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव जब माइनस करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा इन दैट केस। तो वो जो है सोर्स ऑफ कैश बन गया। तो एक्चुअली ये इसको अगर हम ग्रुप करें टू मेक थिंग्स सिंपल, तो इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, करंट एसेट्स और लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का जो भी इफेक्ट आ रहा है, इंडिविजुअली कर लें या कलेक्टिवली कर लें, जो भी वर्किंग कैपिटल का रिस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है उसको प्लस या माइनस कर दें और नॉन कैश कर दें, तो फिर आपके पास जो आती है वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या CFO। ठीक है ना? इसको आप थोड़ा सर एक क्वेश्चन है जी। सर एक क्वेश्चन है कि इसमें जो इंक्रीज इन इन्वेंटरीज लिखा हुआ है, इन्वेंटरीज 2 तरह की होती है। मींस एक तो जो इनकमिंग होती है कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी कंपनी को जो मटेरियल या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो भी इन्वेंट्री होती है। और एक होता है आउट गोइंग, मीन्स के एक प्रोडक्ट बन गई है और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट को फिर वो मीन्स के एकोमोडेट करते एक जगह पे फिर उसको, तो ये इन्वेंट्री सर कौन सी इंक्रीज इन्वेंट्री? ये दोनों है, ये टोटल इन्वेंट्री है। इसके अंदर इनकमिंग की वर्किंग प्रोसेस भी, आउटगोइंग यानी फाइनल इन्वेंट्री, वो हर तरह की इन्वेंट्री है। वो 5,72,000 जो है ना टोटल इन्वेंट्री आपकी है। अब वो किस पोर्शन में होगी वो वेटेड एवरेज के हिसाब से वो उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि भाई इतना बनता है। ठीक है ना? सर इसमें एंडिंग इन्वेंट्री नहीं ले सकते हम? ये एंडिंग इन्वेंट्री है। चेंज किससे करेंगे आप? पिछली एंडिंग इन्वेंट्री और इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री को चेंज डिफरेंस होगा, वो इंक्रीज इन्वेंट्री कहलाएगा। तो इन्वेंट्री की जब भी आप बात करते हैं तो एक्चुअली वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है। सर एक ओवरव्यू में एक मेरा सवाल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों का बैलेंस इक्वल आएगा, ऐसा ही है सर? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। आई बेहतर है? जी सर, मैं कह रहा हूँ दोनों। हाँ, मेरी एंड से सिग्नल का मसला है जी। सर डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों का बैलेंस सेम आएगा, नंबर 1 थिंग, ऐसा ही है सर? हाँ बिल्कुल। और सर इन दोनों में, तीनों एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड यूज होगा, ऑपरेटिंग में भी, फाइनेंसिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी? नहीं, हम सिर्फ ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की बात। ऑपरेटिंग में आपने ये बताया कि रिसीवेबल्स जो हमें कैश रिसीव हुए हैं उसमें से हम सारे वो खर्चे माइनस कर देंगे जो हमने पे किए हैं या एक्सपेंस आउट किए हैं, तो हमारा नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, हाँ, नेट ऑपरेटिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। अगर नेट ऑपरेटिंग कैपिटल आप समझ लें, नेट ऑपरेटिंग एसेट हो गया। अगर वो एसेट इज बेसिकली सोर्स ऑफ यूज ऑफ कैश, तो अगर नेट ऑपरेटिंग एसेट आपके बढ़ रहे हैं तो आप उसको माइनस कर देंगे इनकम में से,
और कम हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे, वो मेरा ठीक है ना? जो जो मैंने पे कर दिया, चाहे मैंने लायबिलिटी पे कर दी, चाहे मैंने एक्सपेंस पे कर दिया, वो सारा का सारा मैं लेस कर दूंगा। कैश आइटम जो मैंने पे कर दिया मैं लेस कर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी लेस किए हुए जो कि कैश नहीं थे वो मैं ऐड बैक कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक, आगे चले। जी अच्छा, सर। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग बिल्कुल सिंपल सी है, एनी इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स और डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स वो आपकी इन्वेस्टिंग हो जाती है। कोई चीज बाय किया वो इन्वेस्टिंग, कोई सेल किया, तो अगर आपने कोई चीज सेल किया तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस किया तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देखें कि ऑपरेटिंग नेगेटिव थी, इन्वेस्टिंग नेगेटिव है। सॉरी सर इन्वेस्टिंग में अगर कुछ चीज सेल की तो वो ऐड हो जाएगी ना, कैश इनफ्लो हो गया। हाँ हाँ, अगर सेल की तो ऐड हो जाएगी, अगर बाय की तो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना? क्लियर? आगे चले। आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी तो सर। इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टमेंट में अब यहाँ पे इस केस में क्या है, यहाँ पे आप देखें ऑपरेटिंग भी माइनस है, इन्वेस्टिंग माइनस है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी फाइनेंसिंग प्लस होगी। कहाँ से वो, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ऑपरेशन में लॉस किया है, नंबर वन, और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि 8 लाख रुपए की कोई एसेट बाय कर ली है, ठीक है? अब यानी कि आपके पास कोई तकरीबन 9 लाख रुपए का जो है, तकरीबन 9.5 लाख रुपए का ऑलमोस्ट जो है ना, वो एक कैश का लॉस खड़ा हुआ है। उसको पूरा कैसे किया इन्होंने ना? उन्होंने फाइनेंस एक्टिविटी की, उन्होंने इंक्रीज नोट्स पेबल किया, नोट्स इशू किए, लॉन्ग टर्म डेट किया, पेमेंट ऑफ कैश, डिविडेंड किया, क्योंकि आपने डिविडेंड पे किया है तो वो दैट्स यूज ऑफ कैश, तो उसने माइनस कर दिया, तो देन यू हैव अ नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना? जो सारा डिफरेंस है वो 50,000 का है, तो 50,000 का आपका नेट कैश आउटफ्लो हुआ होगा, जो कि पिछले साल का कैश और इस साल का कैश का डिफरेंस होगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सर ये नेट इनकम और इन्वेस्टमेंट जो है ये आप कह रहे हैं कि लॉस है, लॉस कैसे है ये? नेट इनकम में लॉस है ना, देखिए माइनस है, माइनस नहीं है, 164,000 का लॉस है नेट कैश फ्लो, यानी कि आपने इस साल जो है 164,000 का कैश फ्लो बनाने के बजाय आपने लॉस किया है, आपने आपके कैश फ्लो कम हो गए, आपके बिजनेस ने कैश बनाया नहीं, जनरेट नहीं किया, आपने यूज किया। क्लियर? इसी तरह से इन्वेस्टिंग आपकी लॉस में माइनस आ रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है ना, तो इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट माइनस में, ये देख लें आप इसको, तो ये भी लॉस में, ठीक है? और अच्छा, उसको कवर कैसे किया? हाँ, अब ब्रैकेट, ये रूल है अकाउंटिंग का कि कोई चीज ब्रैकेट में होती है उसको माइनस कहते हैं, ठीक है ना? ये जितने भी ब्रैकेट के आइटम्स हैं, दीस आर ऑल लॉसेस, ठीक है? क्लियर? सर ये तो क्लियर है, लेकिन वैसे कॉन्सेप्चुअली माइंड नहीं बन रहा, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव साइड है ना। सॉरी क्या चीज? अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव साइड है, वो लॉस कैसे हो सकता है? लॉस नहीं है, देखें आपने कोई चीज इन्वेस्ट की तो आपने कैसे इन्वेस्ट की? पैसा जेब से निकाल के दिया ना, तो ये इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर रहा है, ये वो शो कर रहा है कि आपके पास से पैसा कितना गया एक्चुअली। ठीक है, ठीक। बैलेंस शीट में तो वो पॉजिटिव ही होगी ना, अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे वो तो पॉजिटिव 7,11,000 का एसेट बढ़ेगा आपका। ये तो आपने उसमें से जो पैसा निकाला है वॉलेट से और दिया है, एक्चुअली वो बता रहा है कि इतना पैसा आपने दिया है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है सर, क्लियर है, फाइन, थैंक यू। तो क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? तो ये हमने 3 स्टेटमेंट्स पढ़ी। यहाँ पे कुछ अनॉमलीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक अनॉमली ये हो सकती है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कहाँ आना चाहिए इसके अंदर और कहाँ आया हुआ है। फाइनेंसिंग में आएगा ना इंटरेस्ट एक्सपेंस, और कहाँ आया हुआ, कहाँ है, कहीं आया हुआ है? सर स्लाइड ऊपर करें, स्लाइड ऊपर की है ना, ये ऑपरेटिंग की है स्लाइड। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ है इसमें? नहीं आया हुआ सर। सर एक्रूअल्स में होगा ना सर? कहाँ पे है इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस? इसमें तो हमने 4 चीजें ऐड की है, तो बाकी सारे एक्सपेंस कहाँ चले गए? सर नॉन कैश आपने ऐड किए हुए ना, कैश तो हाँ, कैश कहाँ गए? सर वो नेट इनकम में नेट ऑफ होगा ना, नेट इनकम नेगेटिव आ रही है।
तो ये जितना भी अमाउंट है वो नेट इनकम में ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्योंकि हमने नेट इनकम में माइनस कर चुके हैं, तो एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई किया है। अगर इसको फाइनेंसिंग में क्लासीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम नेट यहाँ पे जो है नेट इनकम में इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो इसको क्लासीफाई इस तरह करेंगे ऑपरेटिंग। लेकिन और टेक्निकली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन हम क्योंकि उसका इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है, तो एक अनॉमली हम नॉर्मली उसको जो है ना ऑपरेटिंग ही में ले रहे होते हैं। ठीक है सर, अभी जो इनकम उठाई भी थी हमने 1,60,000 नेगेटिव, वो इनकम आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट के बाद वाली थी, सबसे नेट इनकम थी। हाँ, नेट इनकम इंटरेस्ट। अगर हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 1,60,000 जो है वो नेगेटिव कम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये सर एक चीज बस मुझे ओवरव्यू दे दें, ये जो हमने पढ़ा था ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमने मेथड क्या किया इनके, ये इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट पढ़ा। सर मेजर डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। एक तो देखने कॉन्सेप्चुअली जो है फर्क, एक कान को इधर से एक कान को, डायरेक्ट मेथड क्या करता है कि वो एक एक अकाउंट पे इंडिविजुअली लेता है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स दिया है, यानी कि वो आप उसको समझें कि डायरेक्ट मेथड को आप कहें टॉप डाउन मेथड है, कि वो स्टार्ट करता है टॉप से और वो डाउन तक जाता है। तो वो स्टार्ट करता है सेल्स से और हर आइटम हर कंपोनेंट का जो मेन नॉन कैश होता है वो आप जाके समझ गया टॉप टू बॉटम जो है वो डायरेक्ट, वो और डायरेक्ट डायरेक्ट बॉटम अप रिवर्स चलता है। जबरदस्त, ठीक है। ये क्योंकि अक्सर जो है ना अकाउंटिंग में बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स को ना याद रखने का, तो मैं इसको आसान बना के आपको बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्चुअली यू गेट क्लियर ना। अच्छा, तो नाउ ये आपका जो है कैश फ्लोज है। कैश फ्लोज में यू हैव कैश फ्लो नेगेटिव है, इससे भी आपको मालूम हो रहा है कि इस कंपनी ने लॉस किया है। इसके अलावा जो है ना इन्वेस्टमेंट भी किया है, लेकिन उसको कवर करने के लिए उसने बोरो किया है 8,25,000, उसके बावजूद आपका लॉस दिखा रहा है। तो कंपनी की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। कुछ और चीजें हैं, नई चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। वन इज कॉल्ड NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या है? ये है EBIT। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं 1 - T टैक्स रेट। तो अगर टैक्स रेट 0.4 है, 40% है, तो उसको 0.4 ले लिया, तो 1 - T 60%। तो EBIT को 60% से मल्टीप्लाई कर दिया तो गेट 78,000। तो बेसिकली इसमें क्या रहा है कि इसके अंदर आपने EBIT में टैक्स ऐड कर दिया बेसिकली। तो ये एक्चुअली इन अदर वर्ड्स ये अर्निंग बिफोर टैक्स बन गया बेसिकली। अर्निंग EBIT प्लस टैक्स हो गया। तो EBIT में दो चीजें माइनस हो जाती हैं, इंटरेस्ट और टैक्सेस। हमने जो है एक चीज को ऐड बैक कर दिया, व्हिच इज टैक्स, तो यू विल गेट NOPAT। NOPAT मींस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हम सारी चीजें यूज करेंगे आगे। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? आगे चलो सर रिपीट प्लीज सर। क्या सर रिपीट कर दें एक दफा प्लीज। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्या है? EBIT 1 - T। तो EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसके अंदर दो कंपोनेंट क्या आप बता रहे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ए फॉर क्या था सर? आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद, यानी कि इंटरेस्ट सिर्फ अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट रिवर्स कर दें तो ये आंसर आ जाता है। ये आंसर आ जाएगा। तो अगर नेट इनकम में से इंटरेस्ट निकाल देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक होगा। ठीक। बाकी दूसरा क्या है? NOWC, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। ये क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्योंकि नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट हमेशा करंट नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होती है, तो इसको वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ये भी इन्होंने सारा क्लियर वो किया है कि करंट एसेट्स हैं ये, बाकी माइनस किया करंट लायबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है? ऑपरेटिंग कैपिटल इज जी 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 बताइए सर। पीछे वाली में भी और इस वाली में मैंने एक चीज नोट की कि नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल 02 और नीचे वाला आंसर जो ना 01। तो 01 02 का क्या डिफरेंस है सर? 01 मतलब पिछले साल का, 02 इस साल का। अब ये 2001 और 22 होगा। इस ईयर और करंट ईयर, ठीक होगा। हाँ करंट। अच्छा, इसी तरह से अब ये देखें ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट। देखें ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है?
कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि द कैपिटल विच इज यूज्ड इन ऑपरेशन। तो कैपिटल दो तरह का होता है, एक फिक्स एसेट्स होते हैं और एक करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट तो नॉर्मली ऑपरेशन में वैसे यूज होता है, और वो फिक्स एसेट जो ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो कहते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमने वो किया है। ये हमने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो उन्होंने टोटल नेट फिक्स एसेट कर लिया, क्योंकि अज्यूम यही करते हैं कि जो जितने भी एसेट्स हैं वो ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैंडल किया है कि इसमें सिर्फ वो एसेट्स आएंगे जो ऑपरेशन में यूज हो रहे होंगे। समटाइम्स आपने एसेट ऐसे रखे होते हैं जो ऑपरेशन में यूज नहीं होते, तो ऐसे एसेट्स ऑपरेटिंग कैपिटल में नहीं आएंगे एज फिक्स एसेट। तो ये आप ये समझ लेंगे ऑपरेटिंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल प्लस ऑपरेटिंग फिक्स एसेट। ठीक है, आगे चलें। दिस इज बेसिकली अ स्नैपशॉट। सॉरी मैं आपको बार बार बीच में काट रहा हूँ, एक दफा पीछे सर आइएगा पिछली स्लाइड पर। सर इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कैपिटल, टोटल एसेट साइड जो है वो आपकी ये बन रही है ऑपरेटिंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट। तो नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कैसे निकला था? नेट एसेट माइनस नेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, तो नेट ऑफ जो नेट ऑफ होके निकला हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी से माइनस होके उसके अंदर फिक्स एसेट, यानी कि आपका टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल ही आ गया ना सर। बैलेंस शीट की चार साइड अगर आप देखें तो जो इक्विटी साइड है ऑनर्स इक्विटी वही हो गया ना ऑपरेटिंग कैपिटल। नहीं, ऑनर्स इक्विटी कैसे हुआ इसमें? तो इसमें सिर्फ एक तो इसमें क्या चीज नहीं आई। अगर हाँ आप ये कह रहे हैं टोटल एसेट ही हो गए, आप ये कह सकते हैं ये तमाम एसेट ही आ गए ना इसके अंदर। इसमें दो तीन एसेट नहीं आए। एक तो वो एसेट नहीं आया जो ऑपरेशन में पार्ट नहीं है, इसके अंदर वो एसेट नहीं आया कंपनी के अंदर जो ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है सिक्योरिटीज बाय की सिक्योर कंपनी की, तो वो इसमें नहीं आया। अगर आपने कोई और एसेट बाय किया है, नेट फिक्स एसेट के अम्ब्रेला में क्या आता है? ये मैंने आपको बताया, एक तो फिक्स एसेट हो, फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा ये मैंने एक एडिशन जो इसमें नहीं लिखा हुआ मैंने एडिशन कर दिया है कि दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ ऑपरेशन। तो वो ये ऐसे फिक्स एसेट हो जो ऑपरेशंस का पार्ट हो। ठीक है ना? तो कौन से ऐसे एसेट है जो ऑपरेशन का पार्ट नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर आपने वो रखा हुआ है, आपने कोई जमीन खरीदी हुई है, लैंड, जमीन है, कंपनी का ऑपरेशन का पार्ट नहीं है ना। इसी तरह से आपने शेयर खरीदे हैं, आपने शेयर खरीदे में आपने कोई बॉन्ड खरीदे हैं, फिक्स एसेट है वो, क्योंकि मोर देन 1 ईयर लाइफ होगी उसकी। ठीक हो गया सर, ठीक है ना? चले आगे। जी सर। दिस इज द क्रक्स बैलेंस शीट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है जो हमने डिस्कस किया। ये जो है किताब का आपकी वो है, इसमें जो है एक वही तरीका बताया है, वही जो हमने आज डिस्कस किया है। स्टेप नंबर 1 क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिया। ये फ्री कैश फ्लो निकालने का तरीका है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए। तो एक तरीका नंबर 1 क्या है कि आपने वो नो पैट लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग करंट एसेट्स लायबिलिटीज नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, ये आपका ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है, और नेट वर्किंग ये नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। ये जो है स्टेप 3 क्या था? ये ऑपरेटिंग कैपिटल आ गया। ये दोनों को किया तो टोटल आ गया। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल हो गया। यानी कि अगर आपने ऑपरेटिंग कैपिटल पिछली बार वाला निकाला, पिछले साल का और इस साल का, उसका जो डिफरेंस हुआ वो नेट इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आपने जो है यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दिया नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल, तो आपके पास आ गया फ्री कैश फ्लो। क्लियर है? तो एक आपकी स्टेप 1 से डायरेक्ट आ रहा है विच इज नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दूसरा आपका यहाँ से आ रहा है कि जिसके अंदर आपने ऑपरेटिंग कैपिटल निकाला, चेंज इन ऑपरेटिंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट निकाली, और इन्वेस्टमेंट को आपने माइनस कर दिया नो पैट में से, यानी कि अर्निंग में से, परफॉर्मेंस में से, तो देन यू हैव द फ्री कैश फ्लो। ठीक है? एनी क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा समझा देंगे ये फ्री कैश फ्लो क्या होता है? अच्छा पहले तो चले मैं थोड़ा सा पहले समझ लें कि फ्री कैश फ्लो होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या है फ्री कैश फ्लो। एनीबॉडी? क्या होता है फ्री कैश फ्लो? फ्री क्यों कहते हैं इसे?
फ्री क्यों कहते हैं? सर ये मतलब अवेलेबल ऑन हैंड कैश जो होता है आपके पास, इसलिए कहते हैं इसको फ्री। ये कहीं बाउंड नहीं होता, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे कोई इन्वेंटरी परचेज कर सकते हैं, इसकी फ्री कहते हैं। हाँ देखिए, एक चीज समझ लें कि कैश फ्लोज जो है ना वो दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि वो उस कैश फ्लो के यूज में आपकी डिस्क्रिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, एक वो खराब हो गई, एक मशीन खराब हो गई, आपकी फैक्ट्री चलना बंद हो गया। अब वो चीज मशीन सही करानी है आपको अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, रन करने तो कैश फ्लोज अगर आप उस पर एक्सपेंस करेंगे, वो नई मशीन लेंगे, तो वो कैश फ्लो कराएगा डिस्क्रिशनरी, क्योंकि नॉन डिस्क्रिशनरी, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, यू हैव टू डू इट। अच्छा, कुछ ऐसे कैश फ्लोज होते हैं कि विच इज डिस्क्रिशनरी होते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन होता है कि वो करे या ना करे। फॉर एग्जांपल आपके पास सरप्लस कैश है, अब वो री इन्वेस्ट करें या ये कि उसको जो है डिविडेंड दे दें, ये मैंने इसी तरह सरप्लस कैश नई प्रोडक्ट ऑफर करें, मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो ये सारे डिस्क्रिशनरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो करंट बिजनेस से नॉर्मली जो करंट बिजनेस से जो कैश फ्लो ताल्लुक रखती है उसको कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी, और जो आपके फ्यूचर पोटेंशियल से ताल्लुक रखती है नॉर्मली, तो वो कहते हैं डिस्क्रिशनरी। तो जो फ्री कैश फ्लोज हैं ये डिस्क्रिशनरी कैश फ्लो कहलाते हैं। फ्री का मतलब ये होता है कि इट इज फ्री मैनेजमेंट टू डिसाइड कि उस कैश फ्लो करना क्या है, यानी कि आपने जो है इस कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो जो आपको कंपनी ने जनरेट किया है, उसमें से वो सारा कैश माइनस कर दिया है कि जो आपको हर हाल में पूरा करना है, तो जो बच जाता है कि वो कहलाता है फ्री कैश फ्लो। ठीक है ना सर यहाँ तक बात समझ में आई? सर ये कैपेक्स वाला जो बजट होता है ये भी ये फ्री कैश फ्लो ही होता है? कैपेक्स देखें, वही वाली बात है, कैपेक्स जो लगाए यानी आपका कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल है, कैपेक्स है जो आपका एग्जिस्टिंग है, तो वो तो आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो फ्री कैश फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी होगा। हाँ, अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपेक्स के फॉर्म में, तो वो फ्री कैश फ्लो से करेंगे, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो उसकी नेचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो बस इसमें ये है कि फ्री का मतलब क्या है, इट्स फ्री ऑन द मैनेजमेंट टू डिसाइड कि उस कैश फ्लो को करना क्या है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, ऑपरेटिंग कैपिटल निकाल लिया। ऑपरेटिंग कैपिटल वो है दैट इज द कैपिटल दैट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन, वो आपने चेंज निकाला। अगर ऑपरेटिंग कैपिटल आपका बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि ये नॉन डिस्क्रिशनरी कैश फ्लो है। टोटल कैश फ्लो जो है आपकी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर से नॉन डिस्क्रिशनरी आपने माइनस कर दिया, नेट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग कैपिटल पे जो चीज बच गई वो डिस्क्रिशनरी कैश फ्लो बच गई, जिसको हम कहेंगे फ्री कैश फ्लो। ये एनी क्वेश्चन? जी क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। ये स्लाइड्स मिल जाएंगी हमें बाद में? जी सॉरी, स्लाइड क्या? ये स्लाइड्स मिल जाएंगी ना हमें ग्रुप में? स्लाइड मिली भी, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक हो गया सर। लिंक पे जाए डाउनलोड कर लें, ये वही स्लाइड है। अगर मैं कोई चेंज करता हूँ ना तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन ऑटोमेटिकली चेंज है। तो अगर मैंने आज कोई चेंज किया है तो अगर आज डाउनलोड कर लेंगे। ये तो मैंने फिर पुरानी स्लाइड है, मैंने बहुत पहले चेंज किया था, तो ये वो लिंक में आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। ये वही जो यहाँ पे टर्म यूज की है उसको हमने एक नेट सेल में बात कर ली है। यू हैव नेट कैश फ्लोज, सर एग्जाम्स में इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट। एग्जाम में क्या सर, एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन, मतलब कोई फॉर्मेट होगा जिसको हमें कंप्लीट करना होगा, कोई एमसीक्यूज होगा, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, इस हिसाब से हम फोकस करें। तो एग्जाम होगा तो देख लेंगे। अब मैं एग्जाम से एक दिन पहले बनाता हूँ सवाल, तो मुझे तो पता नहीं होता मैं क्या दूंगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो सर हम एग्जाम्स में मूड देख रहे होगा होंगे, आप एग्जाम के बाद देख रहे होंगे। तो
एग्जाम का तो इतना बड़ा नहीं है, आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इसके बाद जो है सवाल हल करेंगे किताब के, हो जाएगा। ठीक है, जो किताब के सवाल हैं वो आप करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, देखते। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के बारे में जो है डिस्कशन हम आखिरी दिन कर लेंगे, ठीक है ना। आखिरी में सर, यानी जिस दिन नेक्स्ट डे पेपर होगा। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं कि मेरे साथ जो डिस्कशन, सर आवाज चलेगी आपकी। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आपकी आवाज चली गई। अच्छा चले, अब आ रही है आवाज? तो चीज आ रही है सर। बहरहाल सर एग्जाम आप देख लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली यू हैव नेट कैश फ्लोज। ये एक चीज समझ लें कि यहाँ पे ना ये इक्वेशन 2-2 है। इक्वेशन 2-1 इज द रियल इक्वेशन, इक्वेशन 2-2 इज एन अप्रोक्सीमेट इक्वेशन। यानी कि आप कहें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है या नेट कैश फ्लो एक ही बात है, उसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। इसके अंदर जो तीसरा पार्ट था ना, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, वो हमने माइनस कर दिया, खत्म कर दिया। क्या वजह है इसकी? लॉजिक ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सोर्सेज ऑफ कैश इज इक्वल्स टू द यूज ऑफ कैश। नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है जब आपके एसेट्स बढ़ रहे होते हैं, यानी सोर्सेज बढ़ रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो यूजेस भी जो है वो बढ़ रहा होता है। तो अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे सोर्सेज और यूजेस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को बैलेंस ऑफ कर लेंगे। तो अगर ऐसा केस है तो आपका काम बहुत आसान हो गया, आपने वो चीज ही निकाल दी सारी। तो जो बच गया वो नेट इनकम प्लस, यानी कि नेट इनकम क्लियर है। इस वजह से इसको अप्रोक्सीमेट में हमने वो चीज ही निकाल दी तरह से। ठीक है, समझ में आई बात? आगे होगी, सही है। आगे सर यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप पूछेंगे नेट कैश फ्लो निकालें अप्रोक्सीमेशन से, तो हमें नेट इनकम में से डेप्रिसिएशन एम्बोर्टाइजेशन माइनस करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस और आप कहेंगे कि तीसरा पार्ट जो होता है ना, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, वो हमने सिरे से निकाल दिया। नेट वर्किंग कैपिटल में क्या आता था ना, तो हमें अमूमन देखा ये गया है कि जितना करंट वर्किंग कैपिटल में उतना ही करंट लायबिलिटी बढ़ रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है, सोर्स उसके अगेंस्ट यूज भी हो रहा है, तो एक्चुअली नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाता है। तो अगर नेट इफेक्ट जीरो या नेक्स्ट टू जीरो हो जाता है या इतना नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो फिर हमको शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से हमने इक्वेशन ही बहुत सिंपल सी बना दी कि नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? जी ठीक है ना। तो नेट इस तरह से आया। तो नेट सर डिस्टॉर्शन में है। सर आवाज अटक रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आई आवाज? सिग्नल या काम आ रहे हैं? अब आई आवाज? बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। तो हाँ, तो तीसरा जो है वो पीबीआईटी हो गया। फिर ये तीसरा जो है ये 2-4 जो है ये नेट कैपिटल है, ये भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है 2-5 इज बेसिकली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर टीम के पैसे पूरे हो गए। उसके बाद आपके एफपीएफ है, तो ये भी हमने वो जो अब यहाँ पे जो है उस मसला रहेगा। पोजीशन से चेंज करता हूँ तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। जब पोजीशन उठाता हूँ तो अब देखें थोड़ा बेहतर हो गया सिग्नल। अब क्या आवाज आपको आ रही होगी? सही है, अब सिट डाउन होगा। तो बहरहाल तो दिस इज बेसिकली द फ्री कैश फ्लो जो है। आगे चलते हैं। ये आपकी फ्री कैश फ्लो अगेन ये वही वाली, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ये वही, इसी को हमने एक्सपेंड किया है मुख्तलिफ तरीकों से।
यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लें कि 2-9A और 2-9B ये दोनों एक ही चीज़ है, बेसिकली फ्री कैश फ्लो सेम। इसमें फर्क ये है कि एक में हमने नो पैड प्लस डेप्रिसिएशन किया है और यहाँ पे हमने नो पैड किया है। तो यहाँ पे क्योंकि और दूसरा जो है ना दूसरा आपका ये नेट, सॉरी स्लाइड नहीं आ रही सर 2-9 की। नहीं, आपके पास ये स्लाइड आ रही है जो मैं देख रहा हूँ, ये तो मैं सर 2-1 वाली स्लाइड आ रही है हमारे पास। ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आपके मूव नहीं हुई, ये मूव नहीं हो रही स्लाइड? नहीं सर, हैंग खराब हो गई। हाँ अब हो रही है। अच्छा, अब ये हुई। ये 2-9 है, ए और बी। तो बस इसमें आप इसमें फर्क देख लें, यहाँ यू हैव अ डेप्रिसिएशन जो कि यहाँ पे प्लस हो रही है और दूसरा जो है डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस। तो यहाँ प्लस जो है ना ये दोनों माइनस। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, यहाँ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नो पैड में यहाँ डेप्रिसिएशन ना ऐड हो रही है ना यहाँ माइनस हो रही है। इस वजह से ना द थिंग इज एक्चुअली द सेम। क्लियर? एनी क्वेश्चन? आगे चले, आगे चलते। सारी चीजें हैं वो हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। नाउ हाउ टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस। एक तरीका तो ये है कि ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ये रेशोज है बेसिकली। असल परफॉर्मेंस तो आपकी फ्री कैश फ्लो होती है, और कुछ रेशोज भी हमने बताए हुए जिससे आप परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ROIC या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, नो पैड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो OP, नो पैड अपॉन सेल्स, इसी तरह कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो है, नेट टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल अपॉन सेल्स। तो ये सेल्स वाले रेशोज टाइम्स में होंगे और ये आपका जो है वो परसेंटेज फॉर्म में होगा। ये क्या शो कर रहा है? परसेंटेज वाला वो शो कर रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी है, कि आपकी इनकम जो है टोटल कैपिटल के हिसाब से कितना परसेंट है। टाइम वाला ये शो कर रहा है कि कितने टाइम्स जो है, सॉरी ये सेल्स भी परसेंटेज में होगा, टाइम में होगा। ये शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ यहाँ पे ऑपरेटिंग कैपिटल और यहाँ पे सेल्स की परसेंटेज। ये आपका ये ऑपरेटिंग मार्जिन भी कह लें उसको कि वो कितना है। तो दीज आर बेसिकली। उसके बाद जो है यू हैव EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एड। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम ये करें, थोड़ा सा ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चन सो फार इससे पहले का? गुड। ये क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? सर आ रही है। जी सर आ अच्छा, रही है। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है? आप ये समझ लें कि इट्स बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। कोई बताएगा? ये बेसिकली शो कर रहा है सर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसके अंदर हम ऐड और वो नहीं करते हैं कंसीडर, वो अकाउंटिंग इनकम होती है, और जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक इनकम कम हो जाती है। अच्छा, इसको समझ लें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो ये जो कॉस्ट है वो दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। तो अकाउंटिंग इनकम में जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारी कॉस्ट इम्प्लिसिट होती है वो माइनस नहीं करते। इकोनॉमिक में वो भी माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे वो तो अकाउंटिंग के एक जनरल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का जनरल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो कंपनी है उसके अंदर कॉस्ट कौन सी होती है। फाइनेंसिंग कॉस्ट, दो तरह से पैसे आते हैं आपकी कंपनी में, वन इज इंटरेस्ट एंड वन इज ओनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे एक अनोमली आती है कि एक कंपनी है उसका जो है डेट जो है 50% है और इक्विटी 50% है, और एक कंपनी है उसकी 100% इक्विटी है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि आपने जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसमें डेट आधी डेट है, तो आपने, अच्छा दोनों का लेट्स सपोज 20,000 का प्रॉफिट हुआ। मैं एग्जांपल एक सिनेरियो सेट कर रहा हूँ कि बोथ कंपनीज हैव 20,000 रुपीज प्रॉफिट और 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट था 50% डेट वाली कंपनी में। तो एक का नेट प्रॉफिट आया 10,000 जबकि दूसरे का जो है नेट प्रॉफिट आया 20,000। तो किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? सर परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, सिर्फ डेट्स के अंदर वो शेयर पार्ट शेयर हो जा रहा है। हाँ, परफॉर्मेंस
अब आप खुद कह रहे हैं परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि अगर जिसकी रिटर्न ऑन एसेट देखा जाए, आरओई देखी जाए, आरओए देखा जाए, ये देखी जाए, तो वो उसकी ज्यादा होती है ना, क्योंकि उसका इनकम से ताल्लुक है। तो अकाउंटिंग जी के अंदर क्योंकि आपकी बात हमने सही है। हाँ, अकाउंटिंग के अंदर क्योंकि हमने वो अकाउंट फॉर ही नहीं की, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो कि एक्चुअली हुआ क्या है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए का बिजनेस था, तो एक बंदे ने जो 100% इक्विटी लगाई तो उसने अपनी जेब से 1 लाख रुपए लगाए, और जिस बंदे ने 50% डेट और 50% इक्विटी लगाई तो उसने अपनी जेब से 1 लाख रुपए लगाया और बोरो किया 1 लाख रुपए बाहर वाले से। तो सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? आपने बाहर वाली की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस लगा दिया, आपने अपनी जेब से 50,000 रुपए लगाया, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बताई, नहीं लगाई। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि अगर वो पैसा आप बिजनेस में नहीं लगाते, किसी जगह इन्वेस्ट किए होते, तो उसमें जो रिटर्न मिलता है दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगाएंगे तो वो पैसा जो बाहर से बोरो किया है, जो आप एक्सप्लिसिटली कॉस्ट दे रहे हैं, वो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे होंगे, तो कंपेरेबल नहीं है। तो मेक थिंग्स कंपेरेबल हम ये करते हैं, ईवीए करते हैं। इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, यानी कि जो इंटरनल कैपिटल है उसको भी हम शामिल करते हैं। तो इससे जो है आप नाउ यू कैन बिकम कंपेरेबल। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ये करते कैसे हैं ये देखिए। ईवीए बहुत सिंपल सा है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम माइनस आफ्टर टैक्स कैपिटल कॉस्ट, यानी कि आपकी जो टोटल ऑपरेटिंग इनकम है जो आपके टैक्स के बाद आई है, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट, चाहे वो इसको तरीका क्या है उसमें यह है कि नो पैड माइनस नो पैड इज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, उसमें से माइनस कर देंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नो पैड माइनस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? वैक, वैक इस परसेंटेज फॉर्म में होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल से, तो यू गेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नो पैड से जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट जो है ईवी आ जाएगा। क्लियर है? जी, क्वेश्चन? सर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? नहीं, याद हो जाएंगे आपको, 10 दफा देखिएगा स्लाइड, याद हो जाएंगे। ठीक है, और कोई सवाल? सर हेलो। अच्छा, आप टेंशन में परेशान ना हो, टेंशन नहीं लें आप, है ना? याद किसी को नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो पता चलता है। और याद करने वाली चीज मैं देता नहीं हूँ कि आपको फॉर्मूला लिखना हो। ठीक है, ये आगे चलते। जी, कोई सवाल है? आगे चलें। जी, हाँ बताइए, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? बस सर एक चीज है कि ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है ये it would largely depend on the capital structure the business operates with, yeah. How does it link with that, or how does Actually, it influence that? WACC is actually the capital structure, na? WACC is what? Weighted average cost of capital. So this is basically based on your cost of debt plus cost of equity. तो अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा होगा तो आपका वैक उस तरफ टिल्ट होगा, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज्यादा होगी तो इक्विटी की तरफ टिल्ट होगा। तो बेसिकली इसमें टोटल कॉस्ट शामिल है, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आप जो है ना उसकी टेस्टेड और एक्सपेक्टेड दोनों कॉस्ट करें और रियल प्रॉफिट आपको मालूम। ठीक है ना? जी शुक्रिया। कौन है जी? अच्छा, नाउ आगे चलते हैं। ईवीए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। दिस इज द ईवीए जो उन्होंने निकाला है, निकालना बड़ा आसान है। नाउ एमवीए, एमवीए क्या है? जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एमवीए कहते हैं मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड मीन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी कैपिटल सप्लाइड। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय स्टॉक प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू एडेड। ये क्या शो करती है? ये शो ये करती है कि जब से आपने स्टॉक खरीदा है उस वक्त से जो है आपने कितनी मार्केट में वैल्यू एड की है। फॉर एग्जांपल, आपने जो स्टॉक इशू किया था उसकी प्राइस 10 रुपए थी, आज वो 100 रुपए है, तो उसकी मार्केट वैल्यू एडेड हो गई 90 रुपीज। क्लियर है? एनी क्वेश्चन?
एनी सर क्वेश्चन? बस एक रिमाइंडर देना। नहीं सर क्लियर है माशाल्लाह। सर एक रिमाइंडर देना तो 1 बजे क्लास होगी हमारी स्टैट्स की। हाँ हाँ, आप जी फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह। श्योर। तो अच्छा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? अच्छा तो नहीं सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, हाउ डू यू रिलेट विद ईवी एंड ईवी और एनवीओ को आप किस तरह रिलेट करेंगे एक साथ, कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कोई बताएगा? ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। सवाल कोई बताएगा? सर ईवीए तो हम ड्राइव करते हैं और मार्केट वैल्यू तो हमें मार्केट से पता चलती है कि क्या है एक्चुअल वैल्यू मार्केट में। मैं ईवीए में चलिए जैसे हमने कॉस्ट जी कॉन्सेप्चुअली क्या फर्क है ये देखें। ईवीए जो है इज योर, ये वही स्टॉक और फ्लो वाला फर्क है। अगर आपका ईवीए बढ़ेगा तो आपकी एमवीए बढ़ेगी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू। जी सर मार्जिनल तो अगर रेवेन्यू आप, थोड़ा सा भी बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू बढ़ना ही है। हाँ, यानी कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू का नेगेटिव आ जाएगा तो आपका एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा होगा। और जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है इंटरसेक्ट करता है, वहाँ आपका एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ लें। अब ये ईवीए इज योर एक्चुअली मार्जिनल वैल्यू एडेड और एमवीए इज बेसिकली योर टोटल वैल्यू एडेड। तो अगर आपका इसको इस तरह स्टॉक एंड फ्लो कर लें कि एक पानी टब में गिर रहा है तो पानी जितना गिर रहा है वो टब में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका मार्जिनल ईवीए बढ़ेगा एक साल में तो दैट विल ऐड अप टू योर एमवीए, क्योंकि प्राइस इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। तो अगर आपका मार्जिनल बढ़ेगा तो आपका ईवीए भी बढ़ जाएगा। क्लियर, आवाज आ रही है? क्लियर हुई बात? सर इंक्रीज आप कह रहे हैं ईवीए इंक्रीज होगा तो एमवीए भी इंक्रीज होगा ओवरऑल। हाँ, इसी तरह से ईवीए कम होगा तो एमवीए भी कम होगा। और अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट को लें कि अगर इसको एमवीए को एवरेज अगर इसकी एवरेज एमवीए ले लें, इंटरसेक्ट वहाँ पे एवरेज होगा। हाँ, अगर हम एवरेज मार्केट वैल्यू एडेड पर ईयर ले लें तो जहाँ ईवीए कम हो रहा होगा और इंटरसेक्ट करेगा वो ऑप्टिमल पॉइंट होगा टोटल मार्केट वैल्यू का। ठीक है ना, ये उस कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर डन। क्लियर है? तो बाकी चीजें जो है वो इतनी खास पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ये वही हम वो डिस्कस किया है मैंने, केस बेस है। मैं आपको भी आज एक केस दूंगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वो सारा केस के हिसाब से हमने बात की कि वो करना क्या चाहिए। और लास्ट में आवाज आ रही है? जी सर प्लीज कंप्लीट। आवाज आ रही है? जी क्लियर है? अच्छा तो ये ऑलमोस्ट इसका लास्ट पार्ट है। ये जो हमने बात की लॉस। सर आवाज चली गई। तो ये आवाज आपकी कट आ रही है। आवाज आ रही है? अब आई? बहुत रुक रुक के आ रही है। तो ये जो है हमने जो है चैप्टर एंड कर लिया है बेसिकली। और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं पहला भी हमने डिस्कस अभी नहीं